राइनोसरस बाय यूजीन आयनेस्को। जैसे कि टाइटल से आपको देख के पता चल रहा होगा, एक बहुत तरह का एक हट के एक एक्सपेरिमेंट किया गया है इन द लिटरेचर और एज एन फील्ड ऑफ द आर्ट। जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसे हम एक सिंगल अम्ब्रेला कंसेप्ट के अंदर रखते हैं, दैट इसको एवांत गार्डरे का एक परफेक्ट एग्जांपल है। AVANT एवांत एंड GARDE गार्डे। इसका मतलब सिंपल होता है द न्यू एंड द एक्सपेरिमेंटल आइडियाज एंड द मेथड्स इन आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर। जब हम कुछ हटके करते हैं आर्ट में, चाहे फिर लिटरेचर में या फिर म्यूजिक में, तो वो इसके अंडर आता है। तो ये बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है राइनोसरस। और बाकी हम इसको बहुत अलग अलग ट्रेसेस से समझने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंच प्ले राइटर है हमारे पास यूजीन आयनेस्को, जैसे नाम से भी आपको थोड़ा सा हटके लग रहा होगा। उसके बाद ये जो राइटिंग है द थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंडर भी आता है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड का मतलब होता है कि कुछ इस तरह की चीज़ें लिखना जिसकी मीनिंग को उठाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अब जिस तरह से राइनोसरस है, यहाँ पे राइनोसरस को हम जो, क्योंकि आप ऑलरेडी इस चैनल से अगर कनेक्टेड हो तो आपको पता है हम इसके बहुत अलग अलग ट्रेसेस करने वाले हैं, बिल्कुल डीप एनालिसिस करेंगे। तो जैसे कि राइनोसरस में है तो हम इसके सबसे पहले किस तरह से नाजी, क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से 1945 के तक हुई थी। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इसका इम्पैक्ट जो है यूजीन आयनेस्को पे है, जिसके थ्रू इन्होंने इस तरह से थिएटर ऑफ एब्सर्ड और एवांत गार्ड से इन दोनों के बेसिस पे रखते हुए इतना बेहतरीन वर्क लिखा, दैट इज़ द राइनोसरस। और इसके साथ और क्या समझना है कि जीन पॉल सात्रे, अगर आप थोड़ा बहुत फ़िलॉसफ़ी पढ़ते हो या फिर इसके रिगार्डिंग अगर कुछ आपने वर्क पढ़ा हो तो आपको पता है बहुत बड़े फ़िलॉसफ़र हैं। एग्जिस्टेंशलिस्ट के फादर माने जाते हैं, द एज ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म या एग्जिस्टेंशलिस्ट के। तो सातरे के, जीन पॉल सातरे के ऊपर भी एक तरह से ये वर्क यूजीन आयनस्को ने उनके ऊपर एक तरह से कमेंट किया है। सेट्रिकल वर्क के अंडर भी आया जाता है। क्यों? क्योंकि यूजीन आयनस्को ये बिल्कुल इन्हें ये पसंद नहीं था कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, अब जो कम्युनिज्म है उनके अगेंस्ट से। और जीन पॉल सातरे जो है वो कम्युनिज्म ज्वाइन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक सेट्रिकल वर्क है। तो इस तरह से इस राइटिंग के पॉलिटिकल सिनेरियो भी अलग है, एक तरह का सोशल डायमेंशन भी अलग है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ऊपर बेस्ड है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के ऊपर बेस्ड है। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में नाजी नाजी पार्टी के भी जिस तरह से इसमें ग्रीन को शो कर रखा है कि राइनोसरस जो इसमें जो जितने भी हैं वो राइनोसरस में बदलना शुरू कर देते हैं, यानी जो इंसान है वो राइनोसरस यानी गैंडे में बदलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो गैंडे में बदलना है, इट मीन दैट ये एनिमल ट्रेट है। और कहीं ना कहीं ये नाजी और नाजिज्म जो हिटलर के टाइम पे था उस पे भी इस तरह का कमेंट कर रखा है, एक्सेप्ट्रिकल टोन सेट कर रखा है। आयरॉनिकल है ये राइटिंग। तो बहुत सारे सिंबल्स हैं इसमें, इसीलिए थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंडर भी माना जाता है ये। और एवांत गार्डर सिस्टम तो है ही, जैसे मैंने बोला कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया कि इंसान जो है वो चलते 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 एकदम से गैंडे में बदलते जा रहे हैं। और एक चीज़ और समझना है आपको, इट्स अ चॉइस। ये चॉइस है कि उनके पास खुद की चॉइस है कि वो राइनोसरस में बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो इस तरह से एक नाजी का कंसेप्ट भी आ रहा है ग्रीन, और कहीं ना कहीं स्वास्तिक का साइन जो आ रहा है उसके ऊपर भी एक तरह का गेम है ये। और एशियन के ऊपर भी है, क्योंकि कई जगह इसमें लिखा हुआ है कि एशियन या एशियन मोंगोलाइड जैसे टर्म को यूज़ किया गया। तो इस तरह से कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल सेटअप पे भी हम इसे रीड कर सकते हैं। अब वाई अब फाइनली हम इसमें स्लाइड बाय स्लाइड मूव होंगे और बिल्कुल ही डिटेल करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डिटेल्ड आपको वर्क मिलेगा। इसके अलावा आपको किसी एक स्पेशल गाइड व इस सब को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये पूरे देख लोगे तो इसमें क्वेश्चंस और साथ साथ उसके बाकी जितने भी कंसेप्ट है बहुत ही डिटेल में समझा रखा है मैंने। अब यहाँ पे बायोग्राफी है यूजीन आयनस को देखो, उसमें से जो जो हमारी आंसर राइटिंग में जो है वो हेल्प हो जाए। तो फर्स्ट थिंग रोमानिया, रोमानिया को आप याद रखना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द साउथ ईस्टर्न यूरोप। तो साउथ ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है रोमानिया। अब रोमानिया क्यों जरूरी है बताऊंगा, क्योंकि रोमानिया में एक ग्रुप है दैट इज कॉल्ड द आयरन गार्ड। और ये जो आयरन गार्ड ग्रुप फॉर्म हुआ था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था, जिस समय जर्मनी में जो है हिटलर हिटलर यानी नाजी पार्टी को लीड कर रहा था। उसी तरह से आयरन गार्ड जो है वो एक तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर एक ग्रुप फॉर्म हुई थी, जो कि रोमानिया में है। तो रोमानिया में जितनी यूनिवर्सिटी थी उन यूनिवर्सिटी के अंदर एक ग्रुप थी, दैट इज एक ग्रुप था जिससे हम कहते हैं आयरन गार्ड। और उसमें जो है वो जितने भी बच्चे थे वो ज्वाइन कर रहे थे। तो ये जो आयरन गार्ड में ज्वाइन करना हो
और इसी तरह से ये जो चॉइस था उनके पास खुद के, भाई कौन जॉइन करना चाहता है, कोई कौन नहीं, वो खुद के पर चॉइसेस थे। और यहाँ पे कई सारे जो हैं वो खुद अपनी मर्ज़ी से आयरन गार्ड जैसे ग्रुप को जॉइन करे थे, जो कि एक तरह का मिलिटेंट ग्रुप था। जिस तरह से कि नाज़ी हो सेकंड वर्ल्ड वॉर में, इसी तरीके से सेम आयरन गार्ड था। तो जो राइटिंग में जो राइनोसोरस हम कर रहे हैं, तो ये राइनोसोरस जो भी है, ये भी एक तरह का चॉइस है। जब हम इसको पढ़ेंगे, पूरी समरी के गो थ्रू जाएँगे, फिर हम एक तरह से देखेंगे, तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि राइनोसोरस में चेंज होना ये एक तरह का खुद की चॉइस है। तो जैसे कि आयरन गार्ड में जॉइन होना ये भी एक तरह से चॉइस था, तो उसके ऊपर बेस ये राइटिंग है। इसीलिए रोमानिया समझना ज़रूरी है, जहाँ पे यूजीन आयोनेस्को ने जहाँ पे इन्होंने पढ़ाई करी थी, और वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आयरन गार्ड जैसा ग्रुप फॉर्म हो रहा था। यहाँ से इनको एक तरह का आइडिया मिला, और यहीं से कहीं न कहीं डिज़ाइन में और फ्रेम में आना शुरू हो गया राइनोसोरस जैसा वर्क। और बाकी इसमें और आपको समझना है, जैसे कि नाज़ी के ऊपर भी एक तरह का ये आयरॉनिकल वर्क है, जो कि उसमें नाज़ी दिखा रखा है। जिस तरह से गैंडे में बदलने से पहले वो ग्रीन कलर के हो रहे थे, इसी तरह से जो ग्रीन ड्रेस है वो नाज़िज़्म को जो, और नाज़ी और हिटलर को जो रिप्रेज़ेंट करता है, तो वो भी इसमें कहीं न कहीं वो आपको समझ आ जाएगा जैसे हम स्लाइड बाय स्लाइड मूव होंगे। बस इस वाली स्लाइड से आपको ये ध्यान रखना है, रोमानिया जो कि पार्ट है साउथ ईस्टर्न यूरोप का, जहाँ पे यूजीन आयोनेस्को ने अपने इस वर्क को डिज़ाइन में डाला। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, तो उस समय यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप घूमा करती थी, जिसे कहते हैं आयरन गार्ड ग्रुप, और बच्चे उसमें जॉइन हो रहे थे। तो कहीं न कहीं कि किस तरह से उनका दिमाग इस तरह से फ़ैसिस्ट ट्रेन कर रखा था। फ़ैसिस्ट का यहाँ पे सिंपल मतलब ये है कि किस तरह से जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और डिक्टेटरशिप जो लीडरशिप चली आ रही है, डिक्टोरियल और ऑटोक्रेसी जो होगी, और मिलिटरिज्म जो हो गया, या फोर्सिबल सप्रेशन ऑफ हो गया, इस तरह की जो चीज़ आ रही थी, यानी ज़बरदस्ती जो है ग्रुप में जॉइन करवाना, यानी उनके दिमाग को इस तरह से सेट कर देना कि यार वो खुद अपने आप इस ग्रुप को जॉइन करना शुरू कर दें। इस तरह की जो है जो स्ट्रैटेजी वो यूनिवर्सिटी में लीड हो रही थी, तो वहाँ से यूजीन हानेस्को को आइडिया मिला फॉर दिस वर्क, दैट इज़ द राइनोसोरस। अब ये रखना है आपको, फर्स्ट थिंग द राइनोसोरस वाज इंस्पायर्ड बाय द यूनेस्को एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकंड, हमें पहले ही पता है, मैंने करवा दिया आपको। द राइज ऑफ द नाजी पार्टी, ठीक है, जर्मनी में पता ही है। एंड द आयरन गार्ड इन द रोमानिया, बहुत इंपॉर्टेंट। यूनेस्को वाज स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी इन द रोमानिया, और आयरन गार्ड वहाँ पे पावर में आ रहे थे, और एक तरह का फैसिस्ट मूवमेंट था। फैसिस्ट मैं आपको बता चुका हूँ, फैसिज्म का सिंपल मतलब होता है अथॉरिटेरियन, यानी सिंपल एज कैरेक्टराइज बाय द डिक्टेटोरियल लीडरशिप, यानी तानाशाही जिसे कहते हैं। आयरन गार्ड वॉज द मेन होल्ड वॉज द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में अच्छी पकड़ थी आयरन गार्ड की, जिस तरह से नाजी की पकड़ वहाँ थी उस तरह से ही। तो जैसे राइनोसोरस मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं जगह वो नाजी को रिप्रेजेंट कर रही है। और कई जगह ऐसा भी माना जाता है, जब अगर आपके पास अगर क्वेश्चन आए, इनकेस अभी तो आया नहीं, पर इतना ज़्यादा अगर टफ क्वेश्चन आए कि एशियन फॉर्मेट में या एशिया के ऊपर एक कमेंट है, या पोस्ट कॉलोनियल सेंस में राइनोसेरस को समझना है, तो पोस्ट कॉलोनियल का मतलब, और अब अगर हमें एशियन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, तो यहाँ पे राइनोसेरस को एज एन मास्टर रेस और द आर्यन से भी रिप्रेजेंट किया गया है। अब आर्यन इन्वेजन हम पढ़ते होंगे जब आपने हड़प्पा पढ़ा होगा, है ना, हड़प्पा की डिक्लाइन। हड़प्पा सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी, और इंडिया की सिविलाइजेशन है बेसिकली, जो इंडस और रावी रिवर के क्रॉस फॉर्म हुई थी। तो उसके एंड होने की वजह आर्यंस थे, और हम जो इंडियन से हमें आर्यंस माना जाता है। तो यानी सिंपल जो आर्यन है, ये जो आर्यन फॉर्म हो रहे हैं, जो आर्यन की रेस में आ रहे हैं, इसी को राइनोसेरस से कंपेयर किया जा रहा है। तो जब अगर हम पे राइटिंग इस फॉर्मेट की आएगी, तो हम इस तरह से इस पे लिखेंगे। इन द सेम वे द आयनेस्को वाज द मेजर इशू ऑफ द जीन पॉल सार्त्री, मैंने बोला था, जो कि बहुत बड़े फिलोसोफर, प्ले राइटर, और उसके साथ साथ द फादर ऑफ द एग्जिस्टेंशियलिज्म भी बोलते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म जैसे कंसेप्ट को लेके आए, तो वो कम्युनिज्म ज्वाइन करते हैं। कम्युनिज्म का सिंपल मतलब होता है, ये तो नॉर्मली आपको पता होगा, जो कि एक तरह का ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें कि स्टेट जो है वो कंट्रोल करती है, यानी फैक्ट्रीज को, फार्म्स को, सर्विसेज को, इन सब को, ठीक है। तो यानी एक तरह की जो स्टेट का कंट्रोल होता है, यानी यहाँ पे जो स्टेट है, इट मीन दैट गवर्नमेंट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है इन सब चीज़ों के ऊपर। कैपिटलिस्ट नहीं है ये, पूंजीवाद सत्ता नहीं है, एक तरह का कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेट कंट्रोल करती है फैक्ट्रीज, फार्म, सर्विसेज, इस तरह का। तो प्राइवेट सेक्टर का बहुत कम होता है, यहाँ पे ज़्यादातर गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होता है।
तो द कम्युनिज्म है, यानी whom he accused for supporting the communist, तो जीन पॉल सार्त्रे जो है कम्युनिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, और ये कहीं ना कहीं बात अच्छी नहीं लग रही थी यूजीन आयनेस्को को। तो एक तरह से उनके ऊपर भी कमेंट किया गया उस समय कि फ्रांस के बहुत ही बेहतरीन फिलोसोफर, प्ले राइटर और साथ ही साथ एक्टिविस्ट भी कह सकते हो जीन पॉल सार्त्री थे, तो उनको लाइन पे तो लेना था, क्योंकि यूजीन आयनेस्को जो है वो भी अब फ्रांस में ही लिख रही हैं, तो फ्रेंच प्ले राइटर दोनों हो गए। तो इस तरह से एक तरह का कमेंट किया गया है उनके ऊपर कि जीन पॉल सार्त्री जो है कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि गलत है। और इसी तरह का एक कैरेक्टर भी रखा गया, देखिए पॉलिटिकल सिनेरियो इस राइटिंग की, इसीलिए बोल रहा हूँ इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। बाकी अगर आपको कुछ और चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करो। और ड्यूडार्ट जो है दैट सपोर्ट द राइनोसेरस व्हाइल इग्नोरिंग द डैमेज एंड द वायलेंस दे कैरी आउट, ये ठीक उसी तरह से जैसे ड्यूडार्ट, तो ड्यूडार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीन पॉल सार्त्री को। जैसे इसमें एक कैरेक्टर है, जब कहानी करेंगे तो ड्यूडार्ट आएगा, जो ड्यूडार्ट है वो सपोर्ट कर रहा है कि जो राइनोसेरस में बदलते जा रही है अच्छी बात है ये, कि यानी इंसान अगर राइनोसेरस में बदल रहा है तो ये सही है। तो ड्यूडेट सपोर्ट कर रहा था, तो इस तरह से जो है कि राइनोसेरस में सब बदलते जा रहे हैं इस तरह से, यानी सब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की तरफ मूव होते जा रहे हैं, तो ये सही है। ठीक है, तो अब समझ आ रहा होगा आपको राइनोसेरस इतना सिंपल वर्क नहीं है। माना थिएटर ऑफ एब्सर्ड का पार्ट, एब्सर्ड मीन जिसमें मीनिंग आपको क्लियर ही ना हो रहा हो, पर स्टिल जहाँ मीनिंग नहीं है स्टिल देयर इज अ मीनिंग, वहाँ पे मीनिंग है। तो ऐसी जो राइनोसेरस जो वर्क है वो सच में बहुत मीनिंगफुल वर्क है। एवान कार्टर सिस्टम तो है, दैट इज अगेन द एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपीरियंस से एक्सपेरिमेंट जनरेट किया जाता है और उसके बिहाफ पे इस तरह के वर्क को डाला जाता है, और राइनोसेरस एज एन सिंबल वो भी हम कवर करेंगे। कुछ सिंपल अगर इसे समझना हो तो नॉर्मली एक चीज़ समझ, देखो सबसे पहले तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड एक तरह का ये अम्ब्रेला कंसेप्ट है, इसके अंदर बाकी जो राइटिंग आती है हम उसको इसके अंदर डालते हैं। थिएटर ऑफ एब्सर्ड का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो हम राइनोसेरस कर रहे हैं। पर थिएटर ऑफ एब्सर्ड आया कहाँ से? तो मार्टिन एसलिन का एक फेमस बुक थी दैट इज द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, उसके अंदर इन सबको डाला जा रहा है। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड एक तरह का अम्ब्रेला है, और उसके अंदर हम इन सारे कंसेप्ट्स को जो फेमस बुक है, जो फेमस राइटिंग है, उसको इसके अंदर हम डाल देते हैं, जिसके मीनिंग को पिक करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसके मीनिंग को समझाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि इसमें और भी आते हैं, आपने पढ़ा होगा सैमुअल बेकेट के द फेमस राइटिंग द वेटिंग फॉर गॉडहुड, और उसके साथ से जीन जेनेट की द बालकनी, ऐसी आर्थर एडमोव की द लॉ प्रोफेसर तराने। ठीक है, तो इस ये कुछ ऐसे वर्क हैं, जैसे कि एब्सर्ड प्ले में और भी हैं कुछ, जैसे कि 1960 की द रोजनक्रेस एंड द गिल्डेड सिन आर डेड, बहुत ही फेमस राइटिंग है बाय द टॉम स्टपार्ड। ऐसी एडवर्ड एल्बी की द जू स्टोरी और हु इज अफ्रेड ऑफ द वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, अब ये क्यों करना है? देखो दो तीन अगर थिएटर ऑफ एब्सर्ड पे अगर आपके पास आ जाए कि राइनोसेरस का थिएटर ऑफ एब्सर्ड के थ्रू समझाना है, तो सबसे पहले तो मीनिंग तो क्लियर नहीं है। और थिएटर ऑफ एब्सर्ड का कहीं मतलब ये नहीं है कि इसमें मीनिंग क्लियर नहीं होता, मीनिंग है, पर वो मीनिंग इतने ज़्यादा मीरियड है, इतने ज़्यादा आप बोल सकते हो कि डिफ्यूज्ड है, कि उसको उठाना एक पर्टिकुलर और स्ट्रीम लाइन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मार्टिन एसलिन का एक वर्क है थिएटर ऑफ एब्सर्ड 1961 में, जिसके मीनिंग को इतनी अच्छी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, यानी रीडर के पास मीनिंग है, राइटर के पास मीनिंग नहीं है। तो राइटर तो यहाँ सिंपल लिख के चले जाते हैं, पर तो जो रीडर होगा उनके पास मीनिंग होगा, वो उस टेक्स्ट को किस तरह से कंसिडर करते हैं, किस एज में कंसिडर करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे सैमुअल बेकेट की द वेटिंग फॉर गोडोट है, वो भी बहुत ही ज़्यादा थिएटर ऑफ एब्सर्ड में डार्क राइटिंग में आती है। तो ऐसे ही जो है राइनोसेरस भी थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंडर हम इसे डाल सकते हैं। दिस इज, बस जरूरी तो सब कुछ ही है। देखो सबसे पहले फुल टाइटल क्या है, दैट इज द राइनोसेरस, राइनोसेरस रिटन 1959, ईयर इज इम्पॉर्टेंट 1959, बिल्कुल ही, यानी हम बोल सकते हैं दैट 1960 की शुरुआत हो गई है, और 1961 में ही जो वर्क आएगा थिएटर ऑफ एब्सर्ड, उसके अंदर इसे डाल दिया गया। अच्छा, जो कहाँ पे लिखी गई है? फ्रांस, ये पता ही होगा आपको, और जो परफॉर्म की गई 1960 में, क्योंकि प्ले है और थिएटर, तो प्ले है तो परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये किसके अंडर आती है? दिस इज इम्पॉर्टेंट, एवांत गार्डरी सिस्टम और थिएटर ऑफ एब्सर्ड, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो आपसे। और जहाँ तक कि जॉनर की बात करते हैं हम, तो ड्रामेटिक और स्टेज प्ले है बिल्कुल, ओरिएंटेशन, स्टेज डायरेक्शन, ये सब हो सकता है, सिनेमेटोग्राफी हो सकती है इसमें। और सेटिंग कहाँ गई है? फ्रांस 1960 में। क्लाइमेक्स बाद में देखेंगे, एंटेगनिज्म बाद में देखेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू बाद में देखेंगे। बाकी एक्स्ट्रा का अगर आपका इंटरेस्ट हो तो इसको एक बारी रोक के आप रीड कर लेना।
अब यहाँ से समरी की शुरुआत होगी, तो देखो इस वाले प्ले का वैसे तो हर एक का समझना बहुत ज़रूरी है, पर यहाँ थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि जितने जो पॉइंट्स होंगे और जो लूज़ पॉइंट्स होंगे उन सबको बाद में मैं कनेक्ट करूँगा और इन सबको एक तरह से कहीं न कहीं इससे मीनिंग क्लियर होने वाला है क्योंकि जब तक कहानी में आपको उस तरह से कहानी नहीं समझना, बस एक लेंस ऐसा होना चाहिए ताकि आप एक बैकग्राउंड पे ज़्यादा डाल सको फ़ोकस और किस तरह से किस चीज़ को कहाँ कनेक्ट करना है। यानी अगर कोई जैसे पोस्ट कॉलोनियल सेंस में आता है तो हम इसे किस एंगल से देखें या फिर अगर हम थिएटर ऑफ एब्सर्ड में आएगा तो हम किस-किस कैरेक्टर को उठाने वाले हैं, उसके एंगल से देखना क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं मैंने इसके रिगार्डिंग। इसीलिए थोड़ा-सा समरी पे अच्छे से समझना है आपको। तो यहाँ से शुरुआत होती है समरी की, तो डिटेल में देखेंगे बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है। आएगा आपके ऊपर, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाऊँगा मैं। तो फर्स्ट थिंग शुरुआत करते हैं कि देखो 2 कैरेक्टर्स स्टार्टिंग में ही देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट इज़ द बर्जर एंड द सेकंड इज़ द जीन। तो एक तरफ बर्जर है और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास जीन। तो यही दोनों एक तरह से आप समझ सकते हो द मेन कैरेक्टर यही दोनों हैं। अच्छा बर्जर जो है इसमें बेवड़े टाइप का बंदा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा पीता है, सही नहीं रहता मतलब शराब की लत लगी हुई है इसे और जीन इसमें बहुत ही ज़्यादा समझदार दिखाया गया है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो कि रूल को फ़ॉलो करते हैं, सब कुछ अच्छी तरह से समझते हैं और इन दोनों का रिलेशन क्या है कि ये दोनों क्या है फ्रेंड्स हैं। तो ये फ्रेंड है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना एक तरफ आपके पास बर्चर है एंड देन सेकंड इज़ द जीन और ये समझदार कैरेक्टर है और ये काफ़ी समझ गए होंगे अल्कोहलिक टाइप है। अच्छा राइटिंग को 3 एक्ट्स में रखा गया है, ये और समझना ज़रूरी है। वैसे इसमें कहीं लिखा नहीं है मैंने पर वो समझ लेना कि 3 एक्ट में राइटिंग है और इसे 3 बीच में देखो 5 एक्ट्स में लिखे जाते थे, वो क्लासिकल स्टाइल था, ओल्ड स्टाइल और ये 3 एक्ट वाले आ गए और इसी 3 एक्ट से जब हम आगे मूव होंगे, तो आगे 2 एक्ट पे या 1 एक्ट पे राइटिंग चलनी शुरू हो जाएगी। तो जब 1 एक्ट पे राइटिंग आने लग जाए तो और टफ हो जाती है उसके मीनिंग को ड्रैग करना, पर ये 3 एक्ट में है तो समझना आसान है, ठीक है? जब एक एक्ट में आ जाती है ना कोई राइटिंग तो बहुत मुश्किल होता है समझना। तो 3 एक्ट्स में डिवाइडेड है ये राइटिंग और शुरुआत होती है कैफ़े के सीन में, कैफ़े में ये दोनों बैठे हुए हैं और सिंपल बर्जर जो है व्हाइल द जीन वियर्स अ नीट सूट, अच्छी तरह से तैयार है वो और बर्जर के जो कपड़े हैं वो बहुत ही अजीब है और वो एक तरह से वो सेट है, देखो हंगओवर इट मीन्स पी के सेट है बिल्कुल। जीन गिव्स हिम एन एक्स्ट्रा टाइम, अ कॉम्ब एंड अ मिरर। जीन उसे ये सब कुछ देता है, एक एक्स्ट्रा टाई देता है, कॉम्ब देता है, मिरर देता है और जीन लिस्ट ऑल द वे दैट द बर्जर नीड टू वर्क द अपीयरेंस एंड दे डिक्लेयर दैट ही इज़ अशेम्ड ऑफ द बर्जर्स फ्रेंड। तो जीन कहता है कहीं न कहीं तुम थोड़ा सही रहे करो, ये लो अपने बाल-वाल सही करो, सब कुछ सेट करके उसे सही रखता है और कहता है और टाई भी देता है यहाँ तक कि अपनी निकाल के और बर्जर को बोलता है कि तुम सही रहे करो नहीं तो मेरी बेइज़्ज़ती होती है कि इतना घटिया फ्रेंड है तुम्हारा। तो बर्जर सेज दैट ही कांट स्टैंड वर्किंग अ नॉर्मल शेड्यूल एंड नीड टू ड्रिंक टू रिलैक्स। अब बर्जर यहाँ पे कहीं न कहीं जैसे कि हर कोई बोलता है जो पीने वाला होता है कि रिलैक्स होने के लिए पीना बहुत ज़रूरी है। तो जीन उसे बोलता है दैट यू दी हैज़ टू बी यूज्ड इट एंड द टू डिस्कस, वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे कि एकदम से एक राइनोसेरस जाता है नीचे से भागता हुआ। तो ये दोनों कैफ़े में बैठे हुए हैं बर्जर और जीन और जहाँ पे जीन और बर्जर आपस में बात कर रहे होते हैं और बात आपको समझ ही आ गया क्या एक पी के सेट होता है बर्जर और जीन उसे बोलता है कि थोड़ा सही रहे कर। इतने में नीचे से एक गैंडा भाग के जाता है इधर से उधर और वो दोनों तो आपस में बहस में इतने ज़्यादा बिजी होते कि इतनी ध्यान से नहीं देख पाते, पर बाकी सब जैसे कि वेटर्स हो गए, ग्रोसर हो गए, हाउसवाइफ हो गए, ग्रोसर्स वाइफ हो गए, जीन ऑल स्टैंड एंड पॉइंट एट इट। वो सब देखते हैं उसे, पर बर्जर जो है वो ऑलरेडी उसने पी रखी होती है तो उसका ध्यान उतना फोकस नहीं बैठ पाता, पर ये सब देख लेते हैं। इतने में लॉजिशियन, यानी लॉजिशियन समझ आ रहा होगा, लॉजिक वाले जो हर चीज़ तर्क पे बात करते हैं, ऐसे एक ओल्ड जेंटलमैन और एक हाउसवाइफ अराइव एंड रिमार्क ऑन द राइनोसेरस। वो तीनों आते हैं और राइनोसेरस की तरफ इशारा करते हैं, यानी ये सीन कहीं ना कहीं रोड का है, ठीक है? तो ये तो कैफ़े में बैठे हुए हैं और रोड पे जो है वो एक लॉजिशियन है, लॉजिक की जो बातें करते हैं, एक ओल्ड जेंटलमैन है और एक हाउसवाइफ है। वो उस राइनोसोरस जो जाता है उसके ऊपर रिमार्क करते हैं, कुछ बात बोलते हैं। द राइनोसोरस एंड द हाउसवाइफ बास्केट ऑफ द ग्रोसरीज राइडिंग। वो गैंडा इस तरह से जाता है कि वो हाउसवाइफ की जो शॉपिंग करके आ रही होती है और जो ग्रोसरीज होती है उसके पास उसके बास्केट में उसके टक्कर मारता है और सारा सामान ऊपर मतलब उछल के गिरता है। एंड लॉजिशियन टू होल्ड अ कैट। इतने में वो सामान को बटोरने के लिए यानी उठा के वापस रखने के लिए उसके हाथ में जो है बिल्ली होती है और वो बिल्ली वो किसको दे देती है, लॉजिशियन को, ये लो पकड़ो
कैट मैं जब तक ये सामान जो गैंडा गिरा के गया है उसको इकट्ठा करके वापस टोकरी में डालूं। उसके बाद शी लीव्स, चली जाती है वो। मीनवाइल जीन इंस्टेड ऑन टॉकिंग अबाउट द राइनोसरस, जीन वो जो कैफे में बैठ के राइनोसरस के ऊपर बात करता है, बट द बर्जर इज नॉट इंटरेस्टेड, बट द बर्जर तो इंटरेस्ट उसका बिल्कुल भी नहीं होता। बर्जर सजेस्ट दैट इट माइट हैव फ्रॉम जू और द सर्कस, वो कहते हैं सर्कस से भागा होगा, तुम क्यों फालतू में बातें कर रही हो इतने, कि जो गैंडा है वो तो सर्कस से भागा होगा। पर जीन पॉइंट करता है कि नहीं, आसपास कहीं है ही नहीं, ना जू है ना सर्कस है, तो ये आए कहाँ से। इन इस एंगर, अब जो है जीन एक्यूजेस द बर्जर अगेन ऑफ बीइंग एल्कोहलिक, तो वही है, जीन जब बर्जर को कहता है तू सेट है, तेरे को कुछ नहीं पता, तेरे को कुछ पता ही नहीं कहाँ पे क्या है, तेरे को तो हर जगह सर्कस दिख रहे हैं, कहीं जू दिख रहा है, जबकि आसपास ऐसा कुछ है ही नहीं। और इतने में बर्जर जो है उसको अजीब लगता है कि उसने उसे इंसल्ट किया, और इस तरह से दोनों के बीच में बहस होती है। जीन स्टॉप्स द बर्जर फ्रॉम ड्रिंकिंग, अब जीन जो है मना करता है बर्जर को कि तुम ज़्यादा मत पिए करो। फ्रॉम ड्रिंकिंग एज अ डेजी अराइव, अब डेजी आ रहा है, अब एक नए कैरेक्टर की और एंट्री होती है, डेजी। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है डेजी। अब डेजी लड़की होगी, लड़का तो होगा नहीं। तो अब जो डेजी आ गया, अब बर्जर जो है वो डेजी को पसंद करता है। तो जो बर्जर है उससे कहीं ना कहीं उसे डेजी पसंद है, कहीं ना कहीं क्या उसे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है डेजी। और इसी टाइम का फ़ायदा उठाता हुआ जीन जो है, अब होता नहीं है कि जैसे कि किसी की गर्लफ्रेंड आ रही हो तो आप उसको ज़्यादा सलाह देना शुरू कर देते हो, तो जो जीन है वो बर्जर को और बोलना शुरू कर देता है कि इस तरह से तुम पीना बंद करो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि जीन को पता है अगर बर्जर को अब बोलूँगा तो डेजी की वजह से बर्जर अच्छी तरह से सुन लेगा, ठीक है, उल्टा कुछ नहीं बोलेगा और समझेगा। फिर भी बर्जर बोलता है कि नहीं, दैट इफ़ ही डजंट ड्रिंक ही फील्स टेरिफाइड, अगर वो नहीं पीता तो उसे बहुत ही अंदर से अजीब सा लगता है, डर डर सा, यानी कांपने लग जाता है, इस तरह की फीलिंग आती है। ठीक है, तो ये था आपका जो पहला स्लाइड है। यहाँ तक कि आई थिंक कहानी बहुत ही सिंपल है, इतना कोई टफ नहीं है कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया। देखिए, जो कहानी यहाँ पे कहीं न कहीं स्लो होती है। अब जो कहानी स्लो कैसे हो रही है ये आपको, और राइटर जब लिख रहे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इसमें दिमाग लगता है, इतना ईज़ी नहीं होता कि यहाँ पे एक पैरेलल कंसेप्ट मूव हो रहा है। पैरेलल कंसेप्ट किस तरह से मूव हो रहा है ये देखो। फर्स्ट थिंग जो है, एक सीन तो एक कैफ़े में चल रहा है और एक सीन जो है वो रोड पे चल रहा है। तो कैफ़े में 3 बैठे हुए हैं, पहले तो कौन बैठा था, जब स्टार्टिंग मैंने बोला आपको, जीन और बर्जर, ठीक है? जीन और बर्जर, उसके साथ डेज़ी आई। और दूसरा सीन जो है वो रोड पे चल रहा है जहाँ पे ओल्ड मैन है, लॉजिशियन है और एक वो लेडी है, ठीक है? और ऊपर वाले सीन में जो है वो किस तरह से आपस में बहस कर रही है, और जीन और जो बर्जर है, जीन यानी बर्जर को समझा रहा है। और नीचे वाले वहाँ पे एक गैंडा आया और गैंडे ने एक तरह से सामान उड़ा दिया। अब जो औरत है वो उस सामान को इकट्ठा कर रही है और उसने अपनी बिल्ली लॉजिशियन के हाथ में दे रखी है, और बिल्ली गलत पकड़ा दी उसने लॉजिशियन के हाथ में, क्योंकि अब वो दोनों जो है वो वैसे भी ठाली है नीचे, अब वो बात करेंगे, लॉजिशियन है तो लॉजिक की बात करने ही करने वाला है वो। अब ये दोनों नीचे अपना काम बहस करेंगे और ऊपर वाले वो, और ऊपर जो है वो जीन और बर्जर, उनका उनकी अलग दुनिया चल रही है। पर स्टिल इन दोनों को कनेक्ट किया जाएगा, कहानी को कनेक्ट कैसे किया जाएगा, जैसे कि बताऊंगा कि जो भी होगा अब सीन में देखना कि ये दोनों आपस में जो है ये पैरेलल कंसेप्ट हट जाएगा और दोनों कहीं ना कहीं आपस में मिक्स होने वाले हैं, ताकि कहानी जो है एक सिंगल स्ट्रीम पे चलना शुरू हो जाए और एक मेन स्ट्रीम जनरेट हो। इसी तरह के कंसेप्ट को बोलते हैं, जिस तरह से ये सारे नैरेटिव्स हैं, ऊपर एक अलग नैरेटिव नीचे अलग नैरेटिव, दैट फॉर्म्स ए मेटा नैरेटिव, एक सिंगल स्ट्रीक में आ जाएगा, फिर वो बिल्कुल राइटिंग सिंपल चलेगी। अब देखो, जो ओल्ड मैन और जो ओल्ड जेंटलमैन है, और जो लॉजिशियन जो है, तो लॉजिशियन जो इंट्रोड्यूस करता है ओल्ड मैन को, कि ओल्ड जेंटलमैन को, वो तभी कर रही है, वो नीचे सामान इकट्ठा कर रही है वो औरत, और ये आपस में बहस कर रही है। और लॉजिशियन जो है ओल्ड जेंटलमैन के आगे एक सिलोजिज्म। अब ये करा होगा अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते, इफ़ ऑल द ए इज़ बी, अगर सभी ए अगर बी है, इफ़ ए इज़ नॉट बी एंड बी इज़ नॉट ए, तो क्या ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, इस तरह का लॉजिक, ठीक है, रीजनिंग का पार्ट है। तो गिविंग हिम दैट सिलोजिज्म दैट इफ ए कैट हैज़ फोर पॉज, और उसको अब वो कंसेप्ट दे रहा है लॉजिक की बात, अगर एक बिल्ली के 4 पैर हैं तो आइसिडोर एंड द फ्रिकॉट, ये भी एक तरह के बिल्ली की ही प्रजाति में आती हैं, ठीक है? अगर आप गूगल करके देख लेना कैसे दिखते हैं। ये जो फ्रिकॉट है ये तो वैसे दिखेगा थोड़ा थोड़ा सा काला काला सा और पांडा जैसे टाइप का, पर इसमें ब्राउन टाइप के भी देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो आइसिडोर और फ्रिकॉट है जो, उसके भी 4 पैर होते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकते हैं हम कि आइसिडोर और फ्रिकॉट जो है वो दोनों बिल्ली है। अब ये लॉजिशियन ऐसी बात रख रहा है कि बिल्ली के 4 पैर हैं, ऐसे ही आइसिडोर और फ्रिकॉट के भी 4 पैर हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि आइसिडोर और फ्रिकॉट भी जो है वो बिल्ली है?
अब वो बहस किससे कर रहा है? ओल्ड जेंटलमैन से। अब ओल्ड जेंटलमैन बोलता है मेरे पास कुत्ता है, उसके 4 पैर हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ जो कुत्ता है वो बिल्ली है। अब लॉजिशियन एग्री करता है, हाँ, विद दिस बट द कॉशियस हिम अगेंस्ट अब्यूजिंग द लॉजिक। कहता है हाँ, ये बात सही भी है पर तुम इस लॉजिक का गलत फ़ायदा उठा रहे हो। एज द जीन लिस्ट द चेंजेस फ्रॉम द बर्जर टू मेक। और ऊपर अब पैरेलल सीन में ऊपर जीन है, जीन बता रहा है बर्जर को किस तरह से तुझे बदलाव लेके आना चाहिए अपने अंदर। एंड द लॉजिशियन आस्क्स द ओल्ड जेंटलमैन टू डिड्यूस व्हाट हैपेंड व्हेन दे सब्ट्रैक्ट द 2 पार्ट्स फ्रॉम द कैट। अब लॉजिशियन एक और क्वेश्चन उठाता है, एक काम करें अगर 2 पैर को अगर हम माइनस कर दें तो क्या होगा बिल्ली में? तो क्या बिल्ली बिल्ली रहेगी? तो ओल्ड जेंटलमैन बोलता है दैट डिड्यूसिंग दैट दे कुडंट हैव द कैट्स विद एज मेनी एज 6 और एज फ्यू एज 0। दे कुड हैव द कैट्स। अब देखो ओल्ड जेंटलमैन कहता है बिल्ली तो वो भी होगी जब 2 टांगे बढ़ा दो 6 हो जाए, या फिर एक भी टांग ना हो तब भी वो होगी। पर बिल्ली तो कुड हैव द कैट्स हो सकती है ऐसी बिल्ली जिसके भाई 6 पैर भी हों या एक भी पैर ना हो। बट द लॉजिशियन सेज दैट हैविंग द नो पर्स वुड नॉट बी द जस्ट। अब लॉजिशियन कहता है बिना पैर, ये पैर ही नहीं होना ये कोई सही नहीं है, ये कैसे, मतलब ऐसे जानवर हो ही कैसे सकता है? तो ये आपस में देखो किस तरह से बहस कर रहे हैं। कैरेक्टर अब यहाँ पे समझना क्या है, कैरेक्टर का जैसा नाम रखा गया द सेम इज द रोल। लॉजिशियन है तो लॉजिक की बात कर रहा है, ओल्ड जेंटलमैन है तो थोड़ा दिमाग हिला हुआ है तो वो वैसी हरकतें भी कर रहा है। तो अनदर राइनोसरस, एक और राइनोसरस आ जाता है, ठीक है, रोड पे। और जो जो दूसरा राइनोसरस आता है ये हाउस वाइफ यानी वो जो लेडी है उसकी कैट को मार देता है। द हाउसवाइफ क्राइज एंड द रिटर्न्स टू द कैफे। अभी हाउसवाइफ बहुत रोती है और कैफे की तरफ भागती जाती है विद हर द कैट्स बॉडी। अब देखो कैफे कनेक्ट हो गया, कैफे में कौन बैठे हैं? जीन और बर्जर और डेजी। ठीक है, तो मैंने बताया था किस तरह से अब दोनों सीन कनेक्ट हो गए, अभी तो दोनों पैरेलल मूव कर रहे थे, अब इंटरवाइंड हो गए हैं। तो अब जो है वो बोलता है कि किस तरह वो भागती हुई जाती है कि मेरी बिल्ली को मार दिया। एंड द क्राउड केस फॉर द हाउस, पूरा जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, सब कहते हैं हाँ हाँ ये तो बहुत ही अजीब गलत हुआ। वाइल द ओल्ड मैन एंड द लॉजिशियन इंसिस्ट दैट द कैट्स आर द मॉर्टल। जबकि ओल्ड मैन जो है वो और जो लॉजिशियन वो कहते हैं कैट को मार दिया ये कैसे हो सकता है, कैट्स तो मॉर्टल होते हैं, अमर। ठीक है, तो ये जो कैट्स हैं वो मॉर्टल होते हैं। द हाउस वाइफ शुड हैव एक्सपेक्टेड दिस। उसको एक तरह का बोल रहे तो हाउस वाइफ कहती है हाँ हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि अमर होते हैं, तो बिल्ली मरी ही नहीं। द पीपल वंडर इफ द सेकेंड डायनासोरस वॉज द सेम एज द फर्स्ट। अब लोगों को टेंशन हो रही है क्या ये सेकेंड वाला वही है जो फर्स्ट वाला है? बट द जीन डिक्लेयर दैट दे वर द 2 डिफरेंट डायनासोरस। पर जीन जैसे मैंने बोला था बहुत ही ज़्यादा समझदार कैरेक्टर दिखा रखा है, वो कहता है नहीं ये दोनों गैंडे अलग थे। द फर्स्ट वॉज द एशियन डायनासोरस, जो पहला था वो एशियन था विद द 2 हॉर्न जिसके 2 हॉर्न थे। वाइल द सेकंड वॉज द अफ्रीकन डायनासोरस। अब देखो इसने इसके वो भी बता दिया कहाँ की ब्रीड थी। तो बर्जर इंसिस्ट दैट इट इज़ रिडिकुलस। अब बर्जर को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आएगी, वो कहेगा ये तो बकवास बोल रहा है, बकवास पेल रहा है, यानी द राइनोसरस आर मूविंग टू फास्ट टू काउंट देयर हॉर्न। इतना इजी नहीं था कि राइनोसरस बहुत तेज भाग रहे थे और जीन इतना ट्रेंड हो गया कि इसने ये भी देख लिया हॉर्न्स कितने हैं और ये भी बता दिया ब्रीड कहाँ का है। नाना, जीन इंसल्ट्स दी बर्जर। इतने में जीन इंसल्ट कर देता है बर्जर की। ध्यान रखना किसने किसकी इंसल्ट की है? जीन ने बर्जर की इंसल्ट की है बाई कॉलिंग हिम द एशियाटिक मोंगोलॉइड। अब मोंगोलॉइड क्या होते हैं? जिनका दिमाग बहुत कम होता है, मुंह से सलाइवा निकलता रहता है, आईक्यू बहुत कम हो जाता है, आईक्यू 40 से भी नीचे चला जाता है। नॉर्मल आईक्यू इट मीन दैट हाँ 75 80 और 90 94 90 यानी 90 तक, 80 से 90 के बीच में होना चाहिए। इनका जो आईक्यू है वो गिर जाता है 35 से भी नीचे। कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, सलाइवा मुंह से निकलता रहता है, जैसे हम पागल तरह से बोलते हैं। तो जीन बर्जर को बोलता है तू एशियाटिक मोंगोलॉइड है। देखो खाली मोंगोलॉइड बोल देता तो काम चल जाता, पर इसका आगे देखो उसने क्या बोला है? एशियाटिक मोंगोलॉइड। इसका मतलब एशिया के जो लोग हैं वो मोंगोलॉइड है, यानी उनका वो पागल है, उनमें दिमाग नहीं कम चलता है, वो एक तरह के बारबरिक है, सैवेज है। अब पोस्ट कॉलोनियल टच में डाल सकते हो आप इसे कि किस तरह से एशिया वाले लोगों को यानी किस तरह से मोंगोलॉइड समझा जाता है। और ये इस राइटिंग में देखने को हमें मिलता है कि जैसे जीन बर्जर को बोल रहा है दैट इज एशियाटिक मोंगोलॉइड। अब इतना भी मोटा दिमाग नहीं है हम सबका। विच स्पार्क्स अ डिस्कशन ऑफ द फैक्ट दैट द एशियन पीपल आर द पीपल जस्ट लाइक अनदर। अब सारी भीड़ जो है जो भी वहाँ पे लोग थे वो को बोलने लग जाते हैं ऐसा तो नहीं है एशियन के लोग जो है बाकी लोगों की तरह है। जीन को इसमें गुस्सा आ जाता है एंड एवरी वन ब्लेम्स द बर्जर। और सब जो है जीन एंग्रीली लीव्स और जीन भाग जाता है, उल्टा चला जाता है गुस्से में। और सब जो है वो बर्जर को ब्लेम कर रहे थे कि तेरी वजह से हुआ है। अदर आर्ग्यूज दैट ओवर हाउ मेनी हॉर्न द राइनोसोर हैड द बर्जर रिग्रेट्स इट्स एक्शन। अब एक और बहस उठ जाती है कि राइनोसोरस के जो हैं कितने हॉर्न होने चाहिए। तो यहाँ पे ये देखना है कि किस तरह से राइनोसोरस को एशियन बताया गया
और उस एशियन में एशियाटिक मोंगोलॉइड को डाला गया। तो अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का हिट आता है, अगर आपको समझाना होता है पोस्ट कॉलोनियल टच के थ्रू, पोस्ट कॉलोनियल मीन्स जिनको कॉलोनाइज किया गया, बाद में जब वो आज़ाद हुए तो उन्हें समझ आया कि उन्हें किस तरह से समझा जाता था। जैसे इंडिया को कॉलोनाइज किया गया है ना, कॉलोनाइज करने की वजह से प्लासी की लड़ाई के बाद से ही कॉलोनाइजेशन शुरू हो गया 1757, 64, 65, 1764 और 65 इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद इंडिया ऑलमोस्ट 190 ईयर तक जो है वो अंग्रेजों के हाथ में रहा। और उसके बाद जब आज़ाद हुआ तब हमें समझ आया उन्होंने कितने ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया और किस तरह से हमारे कल्चर को भी डिटेरियोरेट करने की कोशिश करी और संस्कृत जैसे चीज़ों को हटा ही दिया। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ है ये हमें अब पता चल रहा है, तो हम अपनी बातों को समझ रहे हैं कि किस तरह से वो लोग हमें समझा करते थे। दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट कॉलोनियल टच, और इसी को पोस्ट कॉलोनियल फ्रेम भी बोला जाता है। तो इस तरह से यही है, देखो कि किस तरह से जीन बर्जर को बोल रहा है कि एशियाटिक मंगोलॉइड, यानी हम सब लोगों को मंगोलॉइड बोला गया है। ठीक है, तो ये समझना है आपको। और तो सिंपल, हमारे पास जो लॉजिशियन है वो ग्रुप के पास एक क्वेश्चन रखता है, जो वहाँ पे भीड़ होती है कि कितने राइनोसोरस थे और कितने हॉर्न्स थे, पर किसी ने इसको वैलिड नहीं समझा, क्योंकि सब राइनोसोरस के वायलेंस के बाद खुद सोच में थे, किसी को लगा नहीं इतने लॉजिक का आंसर भी देना बनता है। तो इसको जब लगा कि इंसल्ट होगी तो वो वहाँ से चला गया, दैट ही लीव्स। एंड जो ग्रॉसर था उसने बोला कि क्या इसी तरह से राइनोसोरस आते रहेंगे और बिल्लियों को मारते रहेंगे?" एक तरह के जो भीड़ में जैसे बातें चल रही थी वो। अब नेक्स्ट डे है, अब ऑफिस का सीन आ गया, तो बोटार्ड, ड्यूडार्ड और मिस्टर पैपिलॉन, ठीक है। तो बोटार्ड, ड्यूडार्ड होमोफोन्स जैसे साउंड होते हैं, दोनों एक जैसे लगे तो याद हो जाएगा, तो बोटार्ड एंड द ड्यूडार्ड। ठीक है, और एक है मिस्टर पैपिलॉन एंड द डेजी अराइव एट वर्क, भाई सब काम करने के लिए आए। तो बोटार्ड लाउडली इंसिस्ट दैट द राइनोसोरस इज मेड अप। बोटार्ड ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, गैंडे को जबरदस्ती बनाया गया है। और किन्होंने बनाया? जर्नलिस्ट ने, वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। उन्होंने ये डिफाइन ही नहीं कर रखा कि बिल्ली कैसी है और पैकिडम कैसा। देखो पैकिडम क्या होता है? बहुत बड़ा जानवर। अब ये बड़ा जानवर हट के कोई जानवर नहीं है, ये गैंडा ही है। ठीक है, तो पैकेडर्म और कैट को अच्छे से डिफाइन नहीं कर रखा, यानी डिफाइन नहीं कर रखा, तो हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने खुद ही जनरेट किया है एक झूठा, एक तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, या एक तरह से अपने चैनल को बढ़ा चढ़ा के, या फिर अपने चैनल की कमाई के लिए उन्होंने ऐसा किया है। इस तरह की सोच जो है वो बोटर्ड ने बताया। That he denounced the segregation and the church by insulting them, ये हटाओ। That the Daisy insists that she saw the rhinoceros, पर डेजी उसी टाइम खड़ी होकर बोली कि उसने देखा है गैंडे को, उसने खुद अपनी आंखों से देखा। तो उसने किसकी बात काट दी? बोटर्ड की काट दी बात। बोटर्ड बोल रहे कि इन्हें मीडिया वालों ने बनाया है, खुद क्रिएट किया है, जबकि डेजी ने बोला उसने देखा है। बट द बोटर्ड रिमेन्स डेरिवेड, तो बोटर्ड को लगा उसकी इंसल्ट हो गई। द बर्जर स्नेक्स इनटू द ऑफिस इन टाइम टू साइन इन। अब बर्जर चुपके से आता है और ऑफिस के अंदर क्यों आया? क्योंकि हैंगओवर हो रखा था, पी के सेट था, तो घुस गया वो चुपके से कि वो देखे ना। तो अब बोटर्ड जो है, अब बर्जर आते के साथ बोलता है कि बिल्कुल गैंडे हैं, उसने खुद देखा है। तो इतने में बोटर्ड बीच में उठ के पॉइंट मारते, क्योंकि अभी बॉटर्ड की बेइज्जती करी है किसने? डेजी ने। डेजी ने बोला राइनोसोरस देखा है, और बॉटर्ड ने क्या बोला था? राइनोसोरस को क्रिएट किया गया है। जबकि डेजी ने बोला ऐसा नहीं है, राइनोसोरस उसने देखा है। जब बर्जर ने बोला कि उसने भी राइनोसोरस देखा है, तो आपको समझ आ जाएगा बॉटर्ड क्या बोलने वाला है। बॉटर्ड बोलेगा कि बर्जर डेजी को पसंद करता है, तो ये तो उसका लवर है, ऊपर से एक तरह का अल्कोहलिक है, ये तो बोलेगा ही। द डिबेट हाउ मेनी हॉर्न्स इन द राइनोसरस, तो वो सब आपस में डिबेट कर रहे हैं। इतने में मिस्टर पैपिलॉन पुट्स एवरीवन टू वर्क, यानी बॉस है उनका। उसने कहा सबको काम पे लग जाओ, काम करो। एवरीवन वर्क्स, सब काम कर रहे हैं। अंटिल द बोटर्ड एक्यूजेस द ड्यूडर्ड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द नेफेरियस ग्रुप। अब इतने में सब काम कर रहे हैं, तो बोटर्ड ने एक तरह से एक्यूज उठाया ड्यूडर्ड के ऊपर, कि ड्यूडर्ड जो है इस पूरे ग्रुप के पीछे जो एजेंडा है वो ड्यूडर्ड का है। वो इस तरह के नेफेरियस एक्ट कर रहा है, एनिमल टाइप एक्ट कर रहा है, वो ग्रुप बना रहा है कि भाई इस तरह का राइनोसर कहानी बना रहा है। तो यानी इसके पीछे हाथ किसका है? ड्यूडर्ड का है। और ड्यूडर्ड बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि वो राइनोसरस में जाके वो भी बन जाना चाहता है। तो मिस्टर पैपलिन एकदम से ऑफिस से मतलब निकलते हैं बाहर और बोलते हैं वेयर इज़ द मिस्टर ब्यूफ, कि भाई मिस्टर बेवूफ को कहाँ है? वो इज़ आउट, वो है ही नहीं। ही थ्रेटन्स टू फायर द मिस्टर बेवूफ, वो कहता है मैं मिस्टर बेवूफ को फायर कर रहा हूँ या निकाल दूंगा। इतने में मिसेस बेवूफ आती है, और वो क्योंकि दोनों एक जगह जॉब करते थे तभी तो वो आई है। वो आके एकदम बहुत ही ज़्यादा फटाफट भागती हुई आती है और बोलती है उसके जो हस्बैंड है वो बीमार है, एंड दैट द राइनोसोरस चेस्ड हर। और एक राइनोसोरस, एक गैंडा जो है उसके पीछे भाग रहा है।
ठीक है, यानी हस्बैंड बीमार है और गैंडा एक उसके पीछे भाग रहा है एंड वेटिंग एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर। और वो जो गैंडा है जैसे ये ऊपर आई ऑफिस में तो वो गैंडा नीचे ही वेट कर रहा है। द राइनोसरस प्रॉम्प्टली डिमोलिशेस द स्टेयरकेस, और वो जो राइनोसर है ऐसा लग रहा है अब वो कि वो स्टेयरकेस को तोड़ने वाला है, सीढ़ियों मुड़ियों को। तो बोटर्ड एडमिट्स दैट ही कैन सी इट। अब बोटर्ड ने बोला उसे भी दिख रहा है। एंड दे नोट दैट द राइनोसोरस हैज वन ऑन, उसे बोला हाँ राइनोसोरस की एक सींग है, बस ये नहीं बता सकता वो एशियन है कि अफ्रीकन है। यानी बोटर्ड को क्लियर हो गया कि राइनोसोरस है। और जो मिस्टर बीओफ है और उसकी जो वाइफ है मिसेस बीओफ वो आई हुई है। और नीचे जो गैंडा वेट कर रहा है, इतना दिमाग आपने भी लगा लिया होगा कि वो कौन है, वो मिस्टर बीओफ यानी इसका हस्बैंड है। तभी वो उसको चेज करता हुआ नीचे आके रुका हुआ है। बॉटर्ड को अभी भी लग रहा है कि फाइनली जो यूनियन है इसमें इन्वॉल्व है, यानी राइनोसरस टाइप की कोई चीज़ है ही नहीं, तो जो यूनियन है वो इन्वॉल्व है और इस तरह का जो है प्रोपेगेंडा वो सेट कर रही है। एक दिक्कत होगी कि जो जो कैरेक्टर है दैट इज़ बैरिंगर, ठीक है मैं उससे बर्जर बोल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, दैट इज़ द कैरेक्टर इज़ द बैरिंगर, BERENGER। ठीक है, इतना मैनेज कर लेना। ठीक है, अब तो जो बॉटर्ड है, जो बॉटर्ड है यानी थ्री अटेम्प्ट्स टू गेट द यूनियन इन्वॉल्व, तो डेजी ने क्या बोला दैट कॉल्स द फायर डिपार्टमेंट। अब डेजी ने फायर डिपार्टमेंट बुलाया, फायर डिपार्टमेंट को, क्योंकि जो मिसेस बी ऑफ है जो बोल रही थी कि मिस्टर बी ऑफ जो है वो नीचे खड़े हैं, तो मिसेस बी ऑफ ऊपर आ रखी थी। अब ये जो है मिसेस बी ऑफ ये भी जो है लीप्स डाउन, वो छलांग लगा देती है ऊपर से। ठीक है, और सीधा जाके अपने हस्बैंड के बैक पे लगती है। और फिर एक बल्ब जैसा अपीयरेंस आता है सर के ऊपर, और ये भी किसमें, राइनोसेरस में बदल जाती है। डेजी रिटर्न्स विद द न्यूज़ दैट, डेजी आती है, वो फायर डिपार्टमेंट को इसलिए लेने गई थी क्योंकि जो है जो मिसेस बीएफएस ने जो छलांग लगा दी और वो भी राइनोसेरस में बदल गई है। तो अब इसी को लेके जो है फाइनली जो वो उनको लेने जाती है फायर डिपार्टमेंट वाले को। जब वहाँ जाती है तो वो देखती है वहाँ वो कुछ वो अलग हैंडल कर रहे हैं, वहाँ पे ही बहुत सारे राइनोसरस हैं और वो उनको हैंडल कर रहे हैं। इतने में अभी भी वॉटर्ड को लग रहा है कि जो है इस तरह का कोई चीज़ नहीं है और ये झूठ बोल रहे हैं। तो वो थिएटर टू एक्सपोज द प्लॉट, वो वहाँ जाके देखता है कि कहीं ये खुद की प्लॉटिंग तो नहीं कर रहे हैं कि नहीं है, तो वो वहाँ चेक कर रहा है। द फायरमैन हेल्प एवरी वन आउट थ्रू द विंडो, वो सबकी मदद कर रहे हैं क्योंकि हर कोई जो है राइनोसरस में बदलता जा रहा है। बेरिंगर गोज टू विजिट द जीन बट द जीन इज सिक एंड डजंट रिकॉग्नाइज द बेरिंगर वॉइस। अब जो बेरिंगर है यानी जो जिसको लास्ट टाइम मैंने बर्जर बोल दिया था पिछले स्लाइड में, दैट इज द बेरिंगर। अब वो जाता है जीन के पास क्योंकि लास्ट टाइम उनकी लड़ाई हुई थी किस पे, पता होगा आपको, जैसे कि उसने बोल दिया था एशियन मोंगोलॉइड। ठीक है, तो वो वापस जाता है कि चलो मनाता हूँ जीन को। तो जीन के पास जब वो जाता है तो जीन ऑलरेडी बीमार होता है और उसके बाद जीन की वॉइस जो है वो भी चेंज हो रही होती है और ये इससे माफ़ी मांग रहा था कि किस तरह से ये ऑब्स्टिनेट था ये, कि किस तरह से ये जिद्दी बना रहा बेरेंगर। तो बेरेंगर जो है वो सिंपल बोलता है जीन को कि जो भी हुआ उसके लिए, जो उसने गलत किया और इस तरह से ज़िद्दी होने की वजह से वो उसके लिए सॉरी फ़ील करता है। पर वहाँ देखता है कि जीन बहुत बुरी तरह से इल है, बहुत बीमार है और उसकी वॉइस जो है वो चेंज हो रही है। एंड दे डिस्कवर ए बम्प ऑन द जीन्स फॉरहेड, और एक तरह का उसके जो सर पे है एक वो बम्प से टाइप का आ रखा है, एक बल्ब जैसा अपीयरेंस आ रखा है। एंड बिगिंस टू रन बैक एंड, और उसके बाद वो आगे पीछे पागलों की तरह भाग रहा है क्योंकि बेरिंगर ने जब इससे बोला कि सर पे ये निकल रखा है तो बेरिंगर को शक होने लग गया कि अब जो जीन है ये भी कहीं ना कहीं राइनोसरस में बदल रहा है। स्किन जो है उसकी वो ग्रीन होने लगी, दिस इज अगेन द सिंबल ऑफ द नाजी जो मैं आपको बोल रहा था। एंड जीन इज ऑफेंडेड, और जीन जो है बहुत ज़्यादा ऑफेंड फील कर रहा था क्योंकि बेरिंगर नोट्स दिस एंड दे रिफ्यूजेस टू सी ए डॉक्टर, और बोलता है कि चलो डॉक्टर के पास, पर वो मना कर देता है। He leaps away when the Berger no, when the Beringer sorry notes that his skin is hardening। अब जब वो देखता है कि बेरिंगर, जब पता चल जाता है बेरिंगर को कि जीन अब जो फाइनली जो मैगजीन खाने लग जाता है, इधर उधर भागने लग जाता है, उसकी स्किन जो है वो हार्ड होने लग जाती है, वो कांटे कांटे से निकलने शुरू हो जाते हैं। अब जो है उसका फाइनली जो पजामा यहाँ पे लिख रखा है वो भी, जो शर्ट वगैरह जो है फट जाती है। इसका मतलब जो है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो रहा है। तो and they discuss that the Mr. B of transformation as the gene fans himself with the pajama, and he insists that the Mr. B of transform on the purpose and that he is better now। तो इसको अब दोनों आपस में बहस कर रहे हैं और उसको लग रहा है बेरिंगर को कहीं ना कहीं जीन जो है वो सेटिस्फाइड है, वो अंदर से खुद बनना चाहता था इस तरह से, तभी वो बदला। अगर अंदर से कोई ना बदले तो वो नहीं बदल सकता। यानी यहाँ पे ह्यूमैनिटी वर्सेस एनिमलिटी है ना, या एनिमल कंसेप्ट, ह्यूमन वर्सेस एनिमल कंसेप्ट।
ये चल रहा है यहाँ पे। एक तरह के होमोसेंट्रिक एटीट्यूड है और एक तरह से जो हमारे पास है एनिमल, यानी अगर आपके अंदर उस एनिमल जैसे ट्रेड्स हैं तो आप अपने आप ही खुद चाहोगे कि बदलने के लिए। तो इस तरह से ये बताया गया कि बेरेंगर जो है, जो स्टार्टिंग में जो कैरेक्टर था हमें लग रहा था कि वो पागल है, कई जगह ऐसे कंसेप्ट है कि वो अल्कोहलिक था इसीलिए वो अपने दिमाग को इतना लॉजिक से ट्रेन नहीं कर सकता था, शायद इसीलिए बच गया वो। पर स्टिल डेज़ी एक दूसरी कैरेक्टर है, वो भी एंड तक बची रहेगी एज एन ह्यूमन उसमें। पर वो देखते हैं फिर एंड में। ठीक है, तो वो आखिरी कहानी मैं एंड में ही बताऊंगा आपको, अभी यहाँ तो डिस्कस नहीं कर सकते। तो बैरिंगर जो फाइनली है वो उसे बता रहा है कि मत बदल, पर स्टिल जो है वो कहता है कि नहीं देखो मिस्टर बी ऑफ जो है वो भी अब अच्छा फील कर रही है क्योंकि वो राइनोसरस में बदल के अब बहस चल रही है उस तरफ। फाइनली टसल यहाँ पे चल रही है कि किस तरह से राइनोसरस में। और देखो जैसे कि कहानी के बिल्कुल अप टू द एंड जब हम पहुँचेंगे तो क्लाइमेक्स सीन का हल्का सा इतना आइडिया होना चाहिए, इतना मैं आपको बता ही रहा हूँ बेसिकली, कि जो एंड में जो बैरिंगर है जिस कैरेक्टर को स्टार्टिंग में ऐसा समझा जा रहा था कि कुछ नहीं है, बकवास है, बेहुदा है, इस तरह का। तो ऐसे ही जो कैरेक्टर है, ये जो मेन कैरेक्टर है, यही एंड में और ह्यूमन जैसा आप कह सकते हो और होमोसेंट्रिक एटीट्यूड पे बना रहेगा। बाकी इवन द डेज़ी है ना, डेज़ी भी एंड तक तो बनी रहेगी, बट बिल्कुल एंड में जाके डेज़ी भी जो है राइनोसेरस को ज्वाइन कर लेगी, वो भी राइनोसेरस में बदल जाएगी। तो सिंपल एट द एंड ये कन्फ्लिक्शन लेके माइंड एंड हार्ट कन्फ्लिक्शन जो है वो अंदर चलता रहेगा। चलो वापस आते हैं पहले तो इस पे, दैट अब देखो कहानी क्या है कि जीन जो है वो बदल रहा है, ठीक है, और उस बैरिंगर जो है वहाँ पे है। तो बैरिंगर इज प्रेजुडाइज बिकॉज दैट द बैरिंगर वो थिंक्स पुअरली ऑफ द राइनोसेरस। बैरिंगर जो है वो बोलता है, यानी जीन बोलता है बैरिंगर को कि तू इसलिए बोल रहा है क्योंकि तेरे को चिढ़ है गैंडे से, इसलिए तू गैंडे में नहीं बदलना चाहता। जीन चार्जेस द बैरिंगर एंड दैट देन रन्स बैक टू द बाथरूम एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द राइनोसेरस। अब जीन आता है और बैरिंगर को बोलता है कि ठीक है तुम इसलिए नहीं बदलना चाहते क्योंकि तुम नफरत करते हो, ठीक है, और अंदर वॉशरूम में जाता है और उसके बाद जब निकलता है तो वो राइनोसेरस में बदल जाता है। उसके बाद द बेरिंगर कैन सी द अदर राइनोसेरस, हर कोई राइनोसेरस में बदलता जा रहा है। इट मीन दैट इज अ चॉइस, और ये चॉइस है द ह्यूमन माइंड एंड हार्ट कन्फ्लिक्शन है, वेदर टू एंजॉय द होमोसेंट्रिक एटीट्यूड यानी ह्यूमन वाली फीलिंग एंजॉय कर लो, अगर नहीं है तो एनिमल ट्रेट्स जैसी क्वालिटी को ला के आप राइनोसेरस में बदल सकते हैं, जो कि एक पावरफुल एक पोटेंसी को बताती है। A few days later, the Beringer experienced the nightmare of the rhinoceros in the outside. अब बैरिंगर जो है उसको सपने आ रही है, दैट ही वेक्स, दैट ही फॉल्स आउट ऑफ द बेड एंड द बैंडेज फॉरहेड, और वो चेक कर रहा होता है अपने आप को, सपने में कूद जाता है, बेड से गिर जाता है, फिर देखता है कि मेरे तो बम्प नहीं आ गए, मैं तो नहीं बदल रहा हूँ, इतने में ड्यूडेड आता है। अब देखो कौन सा कैरेक्टर है, देखो अब एक तरफ बैरिंगर है और ड्यूडेड है, डेजी है। वो आता है बेरिंगर के पास और बोलता है that the dude's voice and the dude is concerned for the Beringer and confirm that he does not have a bump on his head। और वो बोलता है अरे रे तेरे सर पे कोई बम्प वम्प नहीं है, तू सेफ है, मैं भी सेफ हूँ। पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ड्यूडर जो है वो यहाँ पे चॉइस जनरेट करने आया था, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एक तरह से राय लेने आया था कि उसे किस चीज़ में कन्वर्ट होना है। वो देखने आया था कि उन ह्यूमन को जो बैरिंगर जैसे लोग हैं जो कि ह्यूमैनिटी के साइड, और दूसरे जीन जैसे जो कि उसमें बदल चुके हैं यानी राइनोसेरस में। तो ये यहाँ पे कन्फर्मिटी लेने आया था, बस ये केस स्टडी के लिए एक तरह से आ रखा है सिंपल। एंड ही ट्राइज टू कंफर्म दी बेरिंगर दैट दे डिस्कस द जीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, और जीन ट्रांसफॉर्मेशन को लेके वो देख रहे हैं किस तरह से जीन जो है वो बदल गया उसमें। द ड्यूटेड एनकरेज द बेरिंगर नॉट टू थिंक अबाउट इट एंड रिमाइंड्स हिम द पीपल आर नॉट ट्रांसफॉर्मिंग टू स्पाइट हिम। द ड्यूटेड सजेस्ट दैट द जीन मे हैव वांटेड द फ्रेश एयर। अब ड्यूटेड ने बोला क्या पता, अब देखो यहाँ बात रखनी शुरू कर दी उसने, उसने बोल दिया क्या पता जो है उसे फ्रेश एयर फील करना हो, या एक इसीलिए शायद उसने ऐसा किया हो। और राइनो, अब इसमें देखो राइनोसेरिटिस इज़ अ डिसीज लाइक अदर, एक तरह की बीमारी दिखा रखी है। अब ये वो वाली बीमारी नहीं है कि कोई एक तरह का वायरस फैल रखा, नहीं, इट्स अ चॉइस, ये एक तरह का खुद का चॉइस था कि तुम्हें बदलना है कि नहीं बदलना, इस तरह की चीज़। जीन वॉज एसेंट्रिक, अब उसे बोला जीन एसेंट्रिक था, अपने बारे में सोचता था और इसीलिए शायद वो बदल गया। तो बेरेंगे पोर्स हिमसेल्फ अ ड्रिंक, वो ड्रिंक डालता है अपने लिए और पीने लग जाता है। और जीन कहीं न कहीं सोब्रिटी पॉसिबली ओपन टू अप टू द राइनोसेरिटीज़, और वो बोलते हैं जीन इतना ज़्यादा सोबर था, इतना ज़्यादा सही था और हर चीज़ को सोच समझ के लेता था, बहुत ज़्यादा डिसिसिव था, बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग का था, इसी वजह से वो फंस गया। The dude points out when the Beringer is well enough to go outside and he will see that rhinoceros are peaceful and funny। पहले ऐसा लग रहा था कि ड्यूडेड जो है इनकी साइड, अब पता चल रहा है कि ड्यूडेड जो बोल रहा है कि बाहर जाके देखो सभी गैंडे बिल्कुल सही है, अच्छी तरह से घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रही है।
अब यहाँ पे शक होने लग जाता है किसको, फाइनली बेरिंगर को, कि नहीं नहीं ये भी उस तरफ का ही जा रहा है। इफ दिस हैपेंड समवेयर एल्स ही सजेस्ट दैट दे वुड बी एबल टू थिंक अबाउट द रेशनली। तो पर बेरिंगर को नहीं लग रहा था कि डायनासोर बाहर वो है, कभी कुछ चीज़ तोड़ रहे हैं, कभी कैसे हैं, एनिमल इज जस्ट लाइक एन एनिमल, तो उस तरह से वो मूव कर रहा था। तो यहाँ पे बहस चल रही है। अब ऑलमोस्ट सब जगह राइनोसेरेटिस जिस तरह की बीमारी ये फैलती जा रही है, इनमें द चॉइस कि क्या एंजॉय करना है। द ड्यूडेड एडमिट्स दैट मिस्टर पैपलिन, ड्यूडेड ने अब अपनी बात रखनी शुरू कर दी। उसने बोला कि जो मिस्टर पैपलिन है वो भी राइनोसेरस में बदल गए। तो बेरेंगर बोलता है नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हमेशा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलने वाले लोग थे। फिर ड्यूडेड इतने में फ्लावर को खाता है, कुछ तो बेरेंगर के हाउस प्लांट होते हैं उन्हें खाता है। एंड द ड्यूडेड एक्यूजेस द बेरेंगर ऑफ बीइंग इंटॉलरेंट एंड द डिबेट वेदर और नॉट द राइनोसोरस आर इविल। दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि देखते हैं कि राइनोसेरस जो है वो इविल है कि नहीं है, क्या चीज़ है। द बेरिंगर अटेम्प्ट्स टू यूज द लॉजिक। अब बेरिंगर बोलता है कि लॉजिक यूज़ करो, बट द ड्यूडेड ट्रिप्स हिम अप। वो उसे बार बार ही हराने की कोशिश करता है, उसकी बात नहीं सुनता है। तो बेरिंगर अल्टीमेटली डिक्लेयर्स दैट ही नोज दैट इंट्यूटिवली दैट द राइनोसेरस इज बैड। उसे बोलता है मेरे को अंदर से पता है कि ये जो बदल रहे हैं ना, ये अंदर से राइनोसेरस बुरे ही होते हैं। तो बेरिंगर डिसाइड टू कॉल्स द लॉजिशियन बट ही लुक्स। तो बेरिंगर कहता है रुको, मैं लॉजिशियन को बुलाता हूँ जो बाहर थे, उससे पूछ लेते हैं। पर देखता है कि एक गैंडे ने लॉजिशियन की हैट पहन रखी है, इसका मतलब लॉजिशियन भी जो है वो राइनोसेरस से बदल गया। ड्यूडेड डिसाइड दैट सिंस द लॉजिशियन इज अ ग्रेट थिंकर। अब ड्यूडेड को लगता है जब लॉजिशियन इतना बड़ा थिंकर है तो वो इसमें बदल गया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, ये तो बेकार है, बेवकूफ़ है बेरिंगर, ये खुद बेवड़ा है और दारू पीने वाला। अगर ये नहीं बदल रहा तो इसके उस पर क्यों चलूँ मैं। And finally, as the Berenger shouts out the window, the dude eats his cigarette and lets Daisy in. Daisy ignores the dude's advances and worried checks the Berenger. अब डेजी एंट्री करती है और जो बेरिंगर डेजी जैसी एंटर करती है तो ड्यूडर उसकी तरफ देखता है, यानी एक तरह का लाइन मारने की कोशिश। ठीक है, पर वो उसको साइड कर देती है और फटाफट आके बेरिंगर को चेक करना शुरू कर देती है कि उसकी कहीं तो बल्ब नहीं आ रहा, वो तो कहीं बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। The three discusses whether or not anyone can do anything about the rhinoceros. They prepare to eat, but they decide that it is impossible since everyone knows that rhinoceros are the animal rights activists would get involved. अब वो तीनों डिस्कस कर रहे थे। ड्यूडेड बिगिन टू थिंक, अब ड्यूडेड सोचने लग जाता है दैट ही वुड लाइक टू ट्राई आउट बीइंग राइनोसेरस, कि उसको एक बार ट्राई करना चाहिए। एज ए सी द फायरमैन, जो फायरमैन थे वो भी उसमें बदल गए। तो डेजी इनवाइट्स द ड्यूडेड टू सिट एंड ईट। अब डेजी बुलाती है ड्यूडेड को, तुम बैठो खाओ सोचो अच्छे से। एंड ड्यूडेड बिकम एंशियस एंड चार्जेस द डोर एंड बिकम्स अ राइनोसेरस। वो भी छलांग लगा देता है गेट के बाहर और वो भी राइनोसेरस में बदल जाता है। इट मीन जब सब बदल रहे हैं कोई एक पीछे रह गया और बाकी जब 99% लोग अगर इस तरह से कर रहे हैं तो सब उसी में ही जाएंगे, क्योंकि अब उनके बीच में वैसे भी सर्वाइव करना मुश्किल है। द डेजी एंड द बेरिंगर कांट पिक हिम अप अमंग द क्राउड ऑफ द राइनोसेरस। वो उसे बचा नहीं पाए और फाइनली जो है ड्यूडेड भी राइनोसेरस में बदल गया। अब इसके बाद देखो आगे कहानी में जो एक्यूज करते हैं नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ, कि तुमने पूरी कोशिश नहीं करी ड्यूडेड को मनाने की। अगर तुम ड्यूडेड को मनाती तो बात बन जाती, तो वो नहीं बदलता। एंड फाइनली उन्होंने बोला, उसने सिंपली बोला डेजी ने, ऐसा नहीं है, जिसके अंदर जो मन है हम उसे नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। एंड दे किस एंड दे डेजी कॉशियस दे बेरिंगर दैट दे कांट कंट्रोल ओवर द लाइव्स। और देखो उसके बाद वो किस करते हैं फाइनली। और जो डेजी है दैट कॉशियस द बेरिंगर, डेजी समझाती हुई बोलती है बेरिंगर को, हम कंट्रोल नहीं कर सकते दूसरों की लाइफ को। एंड डेजी आस्क्स द बेरिंगर इफ ही हैज़ बीन सोबर टुडे। और डेजी पूछती है बेरिंगर से कि आज तुम होश में हो कि नहीं हो। तो वो कहता है कि ठीक है नहीं पी आज मैंने। वो कहता है ठीक, कोई नहीं, एक ग्लास पी लो। द बेरिंगर प्रोमिसेस टू इम्प्रूव नाउ दे विल टुगेदर बट द लेमन्स। वो आपस में बातें करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। और उसके बाद बेरिंगर के अंदर लेमेंट वाली फीलिंग भी आती है, वो कहीं ना कहीं रो रहा होता है किस चीज़ को, कि जीन की ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, और जीन को वो मिस कर रहा होता है। एंड ही डिसएग्रीज व्हेन द डेज़ी सजेस्ट ही एस्केप इनटू हिज ओन वर्जन ऑफ रियलिटी। और वो डेज़ी से बोलती है तुम अपनी रियलिटी में जियो, बाकियों को हटाओ, पर वो उस चीज़ को नहीं सुनता। सिंपल कहने का मतलब है कि जो बेरिंगर है वो जीन को मिस कर रहा है। इतने में फ़ोन बजता है वहाँ पे और बेरिंगर जो फ़ोन को उठाता है तो फ़ोन में भी किसकी आवाज़ आ रही थी, राइनोसेरस की, यानी दूसरी तरफ से राइनोसेरस जो है वो बोल रहे होते हैं। और जैसे वो न्यूज़ ऑन करता है तो रेडियो में भी राइनोसेरस। डेज़ी आस्क्स द बेरिंगर टू अनप्लग द फ़ोन। डेज़ी बोलती है बेरिंगर को एक काम करो, फ़ोन को डिस्कनेक्ट करो। और बेरिंगर मना कर देता है विच ऑफेंड्स द डेज़ी, जिससे डेज़ी को गुस्सा आने लग जाता है। दे वो टू कीप ईच अदर सेफ। वो आपस में कस्में खाते हैं कि वो एक दूसरे को सेफ रखेंगे। बेरिंगर shouts out at the rhinoceros neighbor to be quiet। और इतने में बेरिंगर जोर से बोलता है अपने साइड वाले राइनोसेरस को, चुप रहो तुमने, हर जगह गैंडे की आवाज़, गैंडे की आवाज़।
डेज़ी इंसिस्ट दैट देयर इज़ नथिंग टू डू। अब डेज़ी बोलती है अब कुछ करने को है ही नहीं, अब क्या करें? और वो बोल देती है और ये भी एंड टू हैव द चिल्ड्रन टू रीजनरेट द ह्यूमन रेस। डेज़ी इंसिस्ट करती है देयर इज़ नथिंग टू डू एंड रिफ्यूज़ेस, और मना कर देती है कि वो बच्चे को पैदा नहीं करेगी। यानी वो बेरेंगर के साथ मिलके अब ये नहीं करेगी कि वो बच्चे पैदा करने की एक तरह की मशीन बन गई और बच्चे पैदा करेगी। यानी वो बेरेंगर के साथ जो है ये सब नहीं करेगी। इट मीन्स द मीटिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, ऐसे के लिए नहीं करने वाली है। एंड शी सेज दैट द राइनोसोरस लुक हैप्पी, है वो राइनोसोरस की तरफ देखने लग जाते, कहते ये अच्छे तो हैं, एनर्जेटिक हैं, पावरफुल है। वाइल द लव विद द बेरेंगर फील, हो कहती है जो तुम्हारे साथ जो मेरा प्यार है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है, पर ये राइनोसोरस बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे। इतने में बेरेंगर को गुस्सा आ जाता है, वो उसे थप्पड़ मार देता है और यहाँ हो जाती है गलती। एंड दो दी प्रोमिस टू लव ईच अदर, अभी इन्होंने प्रॉमिस किया था, इतने बड़े बड़े कस्में वादे खाए थे, वादे किए थे एक दूसरे को। अब जो डेज़ी है, थप्पड़ लगने के साथ डेज़ी को राइनोसोरस की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, यानी अब इसके मन में आ गया कि ये भी राइनोसोरस बनेगी, और छोड़ के चली जाती है। एज़ यूजुअल जो होता है, अब वो छोड़ के चली जाती है और वो भी फाइनली राइनोसोरस की ग्रुप को जॉइन कर लेती है। अब अकेला बच जाता है बेरिंगर, एंड दैट ही कुड ग्रो दी हॉर्न्स। वो भी सोचता है कि कहीं उसके भी तो नहीं आगे हॉर्न्स वगैरह, या वो भी अपने आप को टच करता है, देखता है कहीं मेरे भी तो नहीं आगे गुस्से गुस्से इनकी वजह से। एंड दैट ही इज़ इवन स्पीकिंग फ्रेंच, पर वो देखता है वो अभी भी फ्रेंच बोल रहा है। ही इज़ अशेम्ड ऑफ नॉट बीइंग एबल टू ट्रांसफॉर्म बट डिक्लेयर्स, वो उसे अजीब लगता है और वो फील भी करता है कि वो क्यों नहीं बदल गया। गुस्से में करते नहीं कि मैं ही क्यों नहीं बदल गया जब ये भी छोड़ के चली गई। पर फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो ह्यूमन के साथ बने रहेगा, होमोसेंट्रिक एटीट्यूड और ह्यूमैनिटी को वो एंजॉय करेगा। और यहीं पे ये पूरी कहानी ख़त्म हो जाती है। यानी एट द एंड बिल्कुल हमें एंड में सिर्फ एक ही कैरेक्टर फाइनली मिलता है जो कि ह्यूमन क्वालिटी और ह्यूमन जैसे फ्लैग को लेके चल रहा है। भाई ठीक है कि ह्यूमन और होमोसेंट्रिक हूँ मैं, और मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ और मैं इस पे ही बना रहूँगा। बाकी सारे कैरेक्टर जो हैं इसमें राइनोसेरस में बदल जाते हैं। अब ये एक ग्राफ है राइजिंग एक्शन फॉलिंग एक्शन का, क्योंकि आपको देखो परफॉर्म करना होता है ऊपर से, तो स्टेज पे अगर इसे ओरिएंट करना हो तो थोड़ा ध्यान रखना होता है कि राइजिंग एक्शन और फॉलिंग एक्शन कैसे जाएगा। जैसे हमने इस कहानी में देखा कि सब राइनोसेरस में बदलते जा रहे हैं, इसीलिए इसका देखो राइजिंग एक्शन का जो ये जो लीनियर ग्राफ है, एक तरह से मूव जो हो रहा है राइजिंग एक्शन का, वो बहुत ज़्यादा है। और फॉलिंग एक्शन का सिर्फ एक स्टेप डाउन है, उसके बाद हम रेजोल्यूशन यानी क्लाइमेक्स तक पहुंच गए। ठीक है, और ये राइजिंग एक्शन है। राइजिंग एक्शन का मतलब क्या है, जिस तरह से हमारे अंदर जो है एक तरह का क्रिएट हो रहा था, क्यूरियोसिटी आ रही थी एक तरह का, क्या होने वाला है क्या होने वाला है। इस तरह से राइजिंग एक्शन बढ़ता ही जा रहा था कि राइनोसोरस में बदलते जा रहे हैं, अब ये बदल रहे हैं राइनोसोरस में, अब ये बदल रहे हैं राइनोसोरस में। तो धीरे धीरे जो है ये मूव होता जा रहा था, इसलिए राइजिंग एक्शन बहुत ज़्यादा है अप टू द एंड। जब सेंट्रल कैरेक्टर हमारे पास जैसे ही जब तक का ये कहानी मूव हो रही थी, जब तक हमें ये नहीं पता चला था कि देखते ही भाई कहानी में हो क्या रहा है, सब राइनोसोरस में बदलते जा रहे हैं, अप टू द एंड कौन बचेगा या सभी बदल जाएंगे। फिर हमें एंड में पता ही चल जाता है कि बैरिंगर जो है वो एंड तक नहीं बदलता और बाकी सारे कैरेक्टर बदल देते हैं, जिस वजह से इसका क्लाइमेक्स सीन बहुत ही छोटा है और राइजिंग एक्शन बहुत ज़्यादा है। तो राइजिंग एक्शन का ग्राफ बहुत ऊपर है और उसके बाद क्लाइमेक्स को जल्दी ही मीट करवा दिया गया, रेजोल्यूशन एक तरह का पूरा मिल भी गया। बट ऑल दो हमें पता है कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड का पार्ट है, तो इतना एग्जैक्ट और एप्ट क्लियरेंस नहीं होता, पर फिर भी राइजिंग एक्शन इसमें फॉलिंग एक्शन से बहुत ज़्यादा है। देखो राइजिंग एक्शन के 1 नॉट 2 नॉट 3 नॉट 4 नॉट 5 नॉट पे राइजिंग एक्शन है, फॉलिंग एक्शन सिर्फ 1 नॉट पे है। और क्लाइमेक्स को बहुत जो है राइजिंग एक्शन को बिल्कुल एट द पीक एट द जेनिक पॉइंट पे ले जाके फिर उसे क्लाइमेक्स की तरफ मोल्ड किया है। तो ये हल्का सा होता है एक तरह से, जब हमें स्ट्रक्चर और फ्रेम समझना होता है किसी भी प्ले का या फिर ड्रामा का, तो उसके लिए होता है। ये तो इंट्रोडक्शन में, जैसे जीन क्रिटिसाइजेस द बेरिंगर, सबसे पहले जीन ने क्रिटिसाइज करा बेरिंगर को उसके अपीयरेंस और बिहेवियर को लेके। फिर जीन बेरिंगर एंड अदर सीरियर राइनोसोरस इन द टाउन उन्होंने देखा। फिर मिसेस बीऑफ रियलाइज दैट हर हस्बैंड इज अ राइनोसोरस, उससे पता चलता है। उसके बाद बेरिंगर, ये क्या है, देखो राइजिंग एक्शन का सीन दिखा रखा है, अगर आपको इसको अटैच करना हो तो पीछे आप अटैच कर सकते हो। फर्स्ट में क्या है, इसके जैसे फर्स्ट में जीन ने बेरिंगर को और उसकी अपीयरेंस को और उसके बिहेवियर को क्रिटिसाइज़ करा। आप स्क्रीनशॉट लेके पहले राइजिंग एक्शन फॉलिंग एक्शन का ग्राफ अलग रखो, या फिर आप उसे बना भी सकते हो, इसको उस पर सेट करना है कि राइजिंग एक्शन किस तरह से मूव हो रहा था, जैसे जीन बेरिंगर और सब। उसके बाद मिसेस बीऑफ को पता चला, ये थर्ड पॉइंट है। उसके बाद बेरिंगर ने देखा किस तरह से जीन का ट्रांसफॉर्म हो गया वो राइनोसरस में। फिर ड्यूडर ने ज्वाइन करा, दैट द पीपल हु हैव बिकम द राइनोसर, ड्यूडर ने भी ज्वाइन कर लिया। उसके बेरिंगर एंड द डेज़ी रियलाइज दे आर द ओनली द ह्यूमंस लेफ्ट।
और 7th में डेज़ी जॉइन्स द राइनोसेरस लीविंग द बेरेंगर अराउंड, ठीक है। तो ये 7th हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया, इसीलिए हमने इसे क्लाइमेक्स नोट पे डाल दिया। अगर आप पीछे वाले में देखोगे तो फर्स्ट आपको पॉइंट इधर मिलेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये राइजिंग एक्शन का 5, 6 और 5 और 6 और इस तरह से 7 पे जाते हुए पूरा ब्लैक का रखा है, जो कि हमारे पास क्लाइमेक्स मीट हो गया। और एंड में बेरेंजर ने रेजिस्टेंट के वो रेजिस्ट करेगा और वो राइनोसेरस नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एंड होता है, आप उसको बिल्कुल उस पर फिक्स कर सकते हो। राइजिंग एक्शन को देख सकते हो कि राइजिंग एक्शन के कितने नॉट्स हैं, और फॉलिंग एक्शन सिर्फ एक नॉट के साथ है, जबकि राइजिंग एक्शन जो है 6 नॉट के साथ है। तो इस तरह से इसको लिखा गया है। अब यहाँ से आंसर राइटिंग के लिए आपको कंटेंट्स मिलने वाले हैं, तो जितने भी कंटेंट है सबको बहुत ध्यान से देखना है, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। और चलते हैं, हम शुरू करते हैं कंटेंट, देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। वैसे तो सारा मटेरियल होगा। पहले टाइटल पे कमेंट करना है तो आप लिख सकते हो, बहुत अच्छा लिख सकते हो। इसमें देखते हैं हम, देखो सबसे पहले राइनोसेरस है, तो इसका टाइटल जाता कहाँ पे है। फर्स्ट थिंग, इट्स एन सिंबल ऑफ द एनिमल, ये एनिमल ट्रेट का सिंबल है। इट इज़ नॉट फोर्सफुल, कि ऐसा नहीं था कि भाई सबके ऊपर फोर्सफुली इम्पोज किया गया था, चॉइस थी, बन सकते हो या नहीं बन सकते, क्योंकि आप रेजिस्ट कर सकते हो। पर जो भी इजी होता है मेथड, जो भी एक तरह से पावर को प्रेजेंट करता है चीज़, दुनिया उसकी तरफ मुड़ने लग जाती है। दैट इज़ अगेन द सिंबल ऑफ द राइनोसेरस। तो राइनोसेरस का सिंबल ये भी है। और राइनोसेरस का मैंने बोला था जीन पॉल सार्त्री, ठीक है, ये भी याद रखना, जीन पॉल सार्त्री। उनको किस तरह से, यहाँ पे राइनोसेरस का सिंबल ये भी है कि जीन पॉल सार्त्री कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की तरफ मूव कर रहे थे। तो पॉलिटिकल अगर हम जाए और पॉलिटी के थ्रू अगर हम मूव करने की कोशिश करें, तो किस तरह से कम्युनिज्म को सब ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि सबको लग रहा था कम्युनिज्म एक तरह से बदलाव लेके आएगी, चीज़ों को लेके आएगी। पर स्टिल, तो ठीक है, तो जीन पॉल सार्त्रे भी जो है वो एंड में जाके उसमें मिक्स हो जाते हैं, कम्युनिज्म जैसे कि गवर्नमेंट में मिक्स होना। और ये है। और उसके बाद एक और मैंने आपको बताया था आयरन गार्ड का, वो भी आप लिख सकते हो। और राइनोसेरस एज एन एनिमल ट्रेट, ये भी लिख सकते हो। और राइनोसेरस इज नॉट अ फोर्सफुल, दैट इज अगेन इट्स अ चॉइस, ये चॉइस था। और राइनोसेरस इज देमसेल्फ could represent नॉट द fascist, ये fascist को नहीं है, इट्स अगेन द चॉइस, द ऑर्डिनरी पीपल के ऊपर है कि उन्हें क्या लेना है और क्या नहीं लेना। अब मेंटल और स्टेबिलिटी और हर्ट स्टेबिलिटी, इन दोनों को, या मेंटल और हर्ट या माइंड और हर्ट का कन्फ्लिक्शन था ये। इट इज़ टोटली ऑन द चॉइस, ये चॉइस था कि आप क्या चुनना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद राइनोसेरस यहाँ पे जैसे हमने देख लिया, एक तो आप कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का लिख सकते हो पॉलिटी में, एक एनिमल ट्रेट का लिख सकते हो आप। एक राइनोसेरस मैंने बोला कि किस तरह से जीन जो इसमें जैसे दिखाया गया है कि जो कैरेक्टर है एंड में वो भी उसमें मूव हो जाता है। तो हम यहाँ पे नाज़ी का भी ट्रेट देख सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड का डायरेक्टली इम्पैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ल्ड वॉर है ये, सेकंड वर्ल्ड वॉर का। आयरन गार्ड का भी आप लिख सकते हो, नाज़ी का भी आप लिख सकते हो, राइनोसेरस एज अ सिंबल ऑफ एनिमल भी लिख सकते हैं, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे एज़ एन एशियन को भी और एशिया को भी प्रेज़ेंट किया गया राइनोसेरस की तरफ, कि किस तरह से उस तरफ, यानी उस तरह मूव होना, उस तरह की आइडियोलॉजी की तरफ जो जाना है, कि वो भी दिखा रखा है राइनोसेरस का। मतलब कि एक एनिमल ट्रेट है कि एशियन की तरफ मूव होना, क्योंकि यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, जैसे एशियन मोंगोलॉइड बोल रखा है, तो उस तरह से। तो और एक तरह से ये वो भी है कि जो एज की राइटिंग है, 1959 1960 इन द एज ऑफ द एलिनेशन और एब्सर्डिज्म का एज है, यानी आपके पास एक परफेक्ट दिमाग नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 वर्ल्ड वॉर देख चुके हो। आप 1960s का टाइम शुरू होगा, दैट्स बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर एरा। अब कोल्ड वॉर की शुरुआत है, और कोल्ड वॉर में अब किस तरह से अलग अलग ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं, दो पोल्स राइज हो रही है, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ यूएसएसआर, बाइपोलैरिटी का राइज हो रहा है। और ये जो बाईपोलर जो नेशन फॉर्म होता जा रहा है, दोनों में तरफ फोड़, और क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो है, किस तरह के क्यूबा मिसाइल को सेट किया गया है। तो इस तरह का भी थ्रेट दिखा रखा है कि ऐसे टाइम पे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। राइनोसेरस बनना एक तरह से सही भी था, ऐसा एस्केपिज्म, कि आप सब चीज़ से बहुत दूर होते जा रहे हो, आपको नहीं मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इट्स एन अगेन द फॉर्म ऑफ द एस्केपिज्म, कि आप इसे दूर हो रहे हो। तो एस्केपिज्म डाल दो, एक एनिमल ट्रेट आप डाल सकते हो, एक कम्युनिज्म का एज एन ट्रेट आप डाल सकते हो। एक कम्युनिज्म के बाद एक जीन पॉल सार्त्री यहाँ पे ज़रूर मेंशन कर देना। एस्केपिज्म हो गया आपका, एनिमलिज्म हो गया, और जीन पॉल, और एक आप नाजी का डाल सकते हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आप यहाँ पे डाल सकते हो, आयरन गार्ड का आप यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। और एक तरह का फैसिस्ट गवर्नमेंट, पर स्टिल फोर्सफुली नहीं है,
और किस तरह से होमोसेंट्रिक अप्रोच है, यानी होमोसेंट्रिसिज्म की तरफ शिफ्ट होना एज बीइंग द ह्यूमैनिटी। क्योंकि इससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी में जिस तरह से बम फेंका गया, इसके बाद स्टिल बोला गया सबको कि रुको, अब होमोसेंट्रिक रहना है। पर फिर भी हर कोई उसमें लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, हर कोई अपने आप को पावरफुल कर रहा है। तो बाइपोलैरिटी को भी मेंशन कर रही है चीज़ कि हम ह्यूमन से किस तरफ एनिमल की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। अब ह्यूमन एसेंस नहीं रहा, अब एनिमल एसेंस आ रहा है। हम एक दूसरे के लिए हथियार बना रहे हैं और हमें पता है हमने ऑलरेडी जो है न्यूक्लियर बम और एटॉमिक बम, बेसिकली एटॉमिक बम था वो, तो हमने एक देखा हिरोशिमा नागासाकी में किस तरह से फेंका गया। तो उसके बाद का जो बाइपोलर नेशन फॉर्म होता जा रहा है, इसका जो थ्रेट है उससे बचने के लिए जो एस्केपिस्ट व्यू है, दैट इज ऑल्सो द राइनोसरस। ठीक है, इसे बहुत ध्यान से समझना, ये मत सोचना कि बस वीडियो ना देखो, बस ये जो पीडीएफ मिल जाए तो बात बन जाएगी। पीडीएफ में कुछ भी मटेरियल लिखा है बस जो है, पर यहाँ जो मैं समझा रहा हूँ दैट इज इम्पॉर्टेंट। जैसे हम इस कहानी में मूव हो रहे थे तो कैट का बहुत सिंबल आ रहा था। कैट किस चीज़ का दिखा रखा है, जो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, ईजिली अटैकेबल, तो उसका सिंबल है, जिनको बहुत ईजी टारगेट किया जाता है। इट मीन बहुत ही इनोसेंट जो होते हैं, मीक टाइप के क्रीचर होते हैं, यानी मीक बहुत ही प्लेसिड, शांत, इनोसेंट। तो इस तरह के लोगों को बता रखा है, यानी द कैट इज अगेन सिंबल ऑफ द पीपल जिसको टारगेट कर रहे थे ये, जैसे कि नाजी, फैसिस्ट, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, एंड इवन ये जो एजेंडा चला आ रहा था, इवन दी बाइपोलैरिटी में भी। तो जो भी टारगेट हो रहे थे, इवन दी, हम ये सिंपल बोल सकते हैं, द पीपल, जो आम लोग होते हैं वही टारगेट बनते हैं इस चीज़ का। इवन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जो भी कुछ हुआ, जो एटॉमिक बम फेंका गया, उसकी वजह से जो जितनी ज़्यादा लोग मरे हैं, तो हम उसे एक तरह से नॉर्मल, बहुत इनोसेंट लोग मरे हैं। तो यानी होता क्या है, एक तरह का ये इनका पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, और एक तरह का इनका बस आपस में कोई से भी थोड़ी नोक-झोंक होती है। वैसे तो पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से एक दूसरे के ऊपर बम डाल देते हैं, पर मरते कौन है? इनोसेंट। तो कैट यहाँ पे इनोसेंसी का है, वल्नरेबिलिटी का है, साथ ही साथ मीक, प्लेसिड और इनोसेंट पीपल का है, जिनको टारगेट किया जाता है हमेशा ऐसे टाइम पे। तो राइनोसेरस, जैसा हमने देखा, राइनोसेरस किस चीज़ का सिंबल है, और राइनोसेरस ने टारगेट किसको करा था? इनोसेंट वन को। तो यहाँ पे जो इनोसेंट है, दैट इज द कैट, अगेन सिंबल ऑफ द इनोसेंसी। तो जब आप कभी भी इस तरह से लिखोगे तो राइनोसेरस के थ्रू आप कैट को यहाँ पे बताओगे कि किस तरह से जो ऊपर के जो लोग बैठे हुए हैं, तो पावर में है। अब आयरन गार्ड को ही लेके चलो, वो यूनिवर्सिटी में लीड करते, बट टारगेट किसको कर रहे थे? वो इनोसेंट वन को। तो यहाँ पे पीपल, हर कंडीशन में जो लोग हैं, दैट इज द कैट। तो वो कैट है, और वही जो है, जहाँ जैसे कि इसमें दिखाया गया, हाउसवाइफ की जो कैट थी उसको राइनोसेरस ने मार दिया, फिर भीड़ लग गई। इवन द ग्रोसर की वाइफ ने भी ये बोला कि मैं कैट अगर एक्सपेंडेबल सामान होता तो मैं रिप्लेस कर सकती हूँ, पर मेरी कैट आपके लिए वो रोल प्ले नहीं करेगी जो आपकी कैट थी। इनमें जो इनोसेंट लोग थे वो कुछ बिना सोचे समझे जो है शिकार हो रहे थे। और ये जो राइनोसेरस है, ये पॉलिटिकल सिंबल है। ये वो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं जो कि बाकी इनोसेंट वाले लोगों को घुमा रहे हैं। कोई मरता है तो मरने दो, बट स्टिल उनका जो टोटलिटेरियन सिस्टम जो है, उनका फैसिस्ट जो मूड है, उसको वो कैरी करेंगे। तो इस चीज़ का सिंबल है कैट। अच्छा, अभी देखो, दिस स्लाइड इज इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन आ सकता है, इज एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। हमें इस पे कमेंट करना है। द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, यानी मार्टिन एस्लिन का द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, राइटिंग 1961। अब थिएटर ऑफ एब्सर्ड को हमें समझना है। देखो, यूजीन आयनेस्को ने कई सारे प्ले लिखे हैं, जैसे कि बर्ड सोप्रानो 1950, एंड हैव बिगिन टू न्यू मूवमेंट इन द थिएटर। थिएटर में एक नई मूवमेंट का स्टार्ट हो रहा था, दैट इज द एब्सर्डिज्म, द एज ऑफ द एब्सर्डिज्म। और ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड था, इसमें बेकेट ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया भी। जैसे बेकेट का, सैमुअल बेकेट का फेमस वर्क द वेटिंग फॉर गोडो, ठीक है, दैट इज अगेन द इम्पॉर्टेंट वर्क, जिसने की थिएटर ऑफ एब्सर्ड और थिएटर ऑफ एलिनेशन और द डार्क राइटिंग 1960s के टाइम की परफेक्ट राइटिंग को प्रेजेंट किया। 1958 में द ब्रिटिश प्ले राइटर जैसे हेरोल्ड पिंटर का एक बहुत ही अच्छा फुल लेंथ प्ले है, द फर्स्ट फुल लेंथ प्ले, द बर्थडे पार्टी, इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अगेन द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। ये जो एब्सर्ड है, ये अवांट-गार्ड सिस्टम है। इट मीन दैट डिफरेंट राइटिंग, एक्सपेरिमेंट राइटिंग, एक नया एक्सपेरिमेंट करके एक चीज रखना, दैट इज द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। तो एब्सर्ड में थे, चाहे बेशक वो आनेस्के हों, चाहे वो बेकेट हों, चाहे वो पिंटर हों, इन्हें थिएटर ऑफ एब्सर्ड का बहुत ही प्रपाउंडर माना जाता है। बहुत खूबसूरत वर्क इन्होंने लिखा है। एब्सर्डिज्म एज को अगर किसी ने लीड किया तो यही सब राइटर हैं, तीन बेसिकली द फेमस राइटर, यूजीन आयनेस्को एंड सैमुअल बेकेट एंड हेरोल्ड पिंटर।
तो ऑल्दो द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड बिगेन डिक्लाइन 1960s के मिड में डिक्लाइन होना शुरू हुआ, बट द एलिमेंट इंक्लूड क्या क्या होना चाहिए थिएटर ऑफ एब्सर्ड में। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फ्रेगमेंटेड लैंग्वेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज बहुत ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, एक फॉर्मेट में चल रहा हो, नहीं। क्योंकि आपको यहाँ पे कंफ्यूज क्रिएट करना है, आपको एक इस तरह से डिस्टॉर्टेड इमेजेस दिखाने, अनकॉन्शियस का डिस्टॉर्टेड इमेज दिखाना, तो फ्रेगमेंटेड लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा। पता होगा अनकॉन्शियस फ्रेम में एक तरह का डिस्टॉर्टेड इमेज यानी परप्लेक्शन, कन्फ्यूजन टोटल, तभी आप इस तरह की राइटिंग को लेके आ सकते हो। इट्स अ वर्ड ऑफ द प्ले, एक तरह का प्लेफुल राइटिंग होनी चाहिए। फ्रीक्वेंटली यूज ऑफ द पॉजेस, पॉजेस का यूज़ करना चाहिए। एक बार ऐसा लगे कि जो आपके कैरेक्टर हैं वो एकदम से लैप्स फेज में चले गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या सोचना है, कहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे होगा क्या। दैट्स लाइक वर्क सिसिफस, कि किस तरह से क्या होने वाला है, एक तरह का कुछ निकल के नहीं आने वाला। इस तरह से इसलिए पॉजेस बहुत यूज़ करेंगे डायलॉग में। इलॉजिकल प्लॉट, प्लॉट का कोई लेना देना नहीं होगा और सारा कुछ रीडर के इंटेंशन की तरफ मूव करना है। रीडर यहाँ पे मीनिंग क्रिएट करेगा, सारा मीनिंग का एसेंस जो है वो रीडिंग के पास होना चाहिए। कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, हर स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट किया जाएगा, हर स्टेटमेंट जो है दूसरा कैरेक्टर उसमें कुछ बोलेगा, पहला कुछ बोलेगा, तो इसीलिए समझना बहुत ही कंफ्यूजिंग। कॉमेडी और ट्रेजेडी का एक परफेक्ट ब्लेंड होगा, बिल्कुल सही। इसमें भी हमने देखा कॉमेडी ट्रेजेडी का परफेक्शन है। तो राइनोसेरस में बदल रहे हैं यहाँ पे, एक तरह से जो लव वाला वो एंगल था वो भी डिस्टॉर्ट हो गया। और पूरा कॉमेडी देखो कहाँ कहाँ आता है, जहाँ पे वो सिलोजिज्म यूज़ हुए हैं कि फोर पावर्स, ठीक है, कि चार पैर और चार पाँव, ये दो हटा दो, एक हटा दो, बिल्ली के कितने होने चाहिए, इस तरह का सिम्बोलिज्म, दैट्स एन परफेक्ट। क्योंकि आपको मीनिंग ऑन प्लेट नहीं डालना, ऑन द प्लेट मीनिंग नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल किसी ने उठाया और मीनिंग को बिल्कुल अच्छी तरह से देख लिया, ट्रांसपेरेंसी है वर्क में, नहीं, वो ऐसे नहीं आएगी राइटिंग। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड में सबसे पहले परप्लेक्शन, कंफ्यूजन क्रिएट करना है, देन यू हैव टू यूज द सिंबल। तो सिंबल यूज करके आपको चीज़ों को बताना है, तो सिंबॉलिज्म का परफेक्शन आपको इस राइटिंग में देखने को 100% मिलेगा। द नेक्स्ट इज द मिनिमलिज्म, ठीक है। अब ये मिनिमलिज्म है, इतना छोटा वर्ड नहीं है, देखो बहुत खतरनाक वर्ड है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ से क्वेश्चंस अगर वो उठा सके या फिर आगे कभी किसी मौका मिला, कोई बहुत टफ क्वेश्चन है कोई एग्जाम के लिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत उठते हैं। कई बार थिएटर ऑफ एब्सर्ड को या वन कार्टरी को हटा के मिनिमलिज्म का एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऐसे डाल देते हैं। कुछ नहीं, एक ये जो मूवमेंट है ये स्कल्पचर और पेंटिंग में शुरुआत हुई थी इस तरह की मूवमेंट की 1950s में, जहाँ पे सिंपल वर्ड तो यूज़ किए जाते थे पर उनको बहुत ही मैसिव फॉर्म में यूज़ किया जाता था कि मीनिंग अच्छी तरह से क्लियर ना हो। ये भी एक तरह का एवांट गार्डरी आप बोल सकते हो सिस्टम को, ये जो म्यूज़िक में और रिपीटेशन ऑफ वेरी शॉर्ट फ्रेजेस इसमें यूज़ होते थे, और प्रोड्यूसिंग ए हिप्नोटोनिक, यानी हिप्नोटिक किसे कहते हैं, क्लियर नहीं होगा, हिप्नोटिक जो है इफेक्ट वो क्रिएट होगा, यानी आपको एकदम समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। दैट इज कॉल्ड द मिनिमलिज्म। और ऑडियंस को चैलेंज किया जाता है, यस मैं तो बिल्कुल हूँ, आप भी पढ़ोगे तो आप भी चैलेंज में आ जाओगे कि मतलब राइनोसरस किस बिहाफ पे, कैसे मतलब राइनोसेरस। तो ऐसे ट्रेस करने के लिए सबसे पहले एज में रखना पड़ता है उस वर्क को, फिर उसके बाद राइटर को देखना पड़ता है, फिर उस समय के मूवमेंट को देखना पड़ता है, पर बैकग्राउंड के पॉलिटिकल ट्रेसेस को जरूर कवर करना पड़ता है, क्योंकि हर राइटिंग इज अगेन द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट एज और दैट पीरियड, ये हमें समझ के चलना होता है। अच्छा, अब ये यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी क्यों है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। दैट्स अ लॉजिक, उठा लेना आप लॉजिक का, किस तरह से उसमें लॉजिक को दिखा रखा है। एंड ऑल्सो द इंटेलेक्चुअलिज्म, इंटेलेक्चुअलिज्म मतलब बुद्धिमत्ता लोग हैं ना, जो उनका बहुत ही लॉजिकल जो बातें करते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, दिमाग से बिल्कुल जागे हुए उस तरह का। तो स्लाइड रोको और देखो, बहुत सिंपल है। लॉजिक कहाँ है, इंटेलेक्चुअलिज्म कहाँ पे यूज़ हो रहा है इसमें, ठीक है, बहुत सिंपल है। बस आपको ये ध्यान रखना है, वो कहानी के वो पार्ट्स उठाने हैं, लॉजिक को क्लियर करने के लिए आपको वही बताना पड़ेगा, वो लॉजिशियन वन वाला, वही फोर पॉज वाला, और सिंपल आपको वही बताना है, पॉज जो थे दो हटा दिए तो क्या होगा, बिल्ली बिल्ली होगी कि नहीं होगा, इस तरह के फ्रेम को समझाना है नॉर्मली। और ये सिंपल वो ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है वो वाला पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर देना, बिल्कुल थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है वो ऐड हो जाएगा। अच्छा, एशियन अफ्रीकन को भी यहाँ पे दिखा रखा है, दैट एशिया एंड द अफ्रीकन, इसे हम पोस्ट कॉलोनियल टच में देखेंगे, तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म में हम इसको देख लेंगे। अच्छा, ये लास्ट लेते हैं, देखो सबसे पहले लॉजिक वाला हो गया हमारा, एब्सर्डिज्म वाला भी हो गया। एट द फाइनल द ह्यूमन लेफ्ट इन द प्लेस द बेरिंगर द कम्स टू द कंक्लूजन दैट द लैंग्वेज इटसेल्फ इज अ मीनिंगलेस। अब लैंग्वेज भी मीनिंगलेस हो गया, बिल्कुल। देखो लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस तब रहती है जब वो एक कम्युनिकेशन चैनल में फ्लो होता है, एक तरफ से अगर सेंडर हो तो दूसरी तरफ से रिसीवर, दैट रिसीवर अगेन बैक इन द सेंडर, और सेंडर क्या होगा, दोबारा रिसीवर।
ये पता होगा आपको कि एक तरफ सेंडर होगा S1 तो दूसरी तरफ रिसीवर होगा और उसको क्लियर होना चाहिए वो क्या बोल रहा है और वो ही रिसीवर फिर सेंडर बन जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा रिसीवर। तो यानी ये जो चैनल है बीच में वो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, यानी दोनों को समझ आना चाहिए, तभी हम बोलते हैं दैट इज़ द कम्युनिकेशन कि हाँ भाई कम्युनिकेशन हुआ है। पर यहाँ पे क्या है, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहा है, अब उस लैंग्वेज को समझने वाला कोई है ही नहीं क्योंकि वो ही अकेला ह्यूमन बचा है। एंड दैट व्हाट द पर्पस ऑफ द स्पीकिंग इवन इफ देयर इज नो वन टू कम्युनिकेट विद। द कम्युनिकेटिंग विद देयर राइनोसेरस वुड बी द लर्निंग देयर लैंग्वेज। उनकी लैंग्वेज सीखने, अगर उनकी लैंग्वेज सीख ले तो तुम उनके कल्चर में आ जाओगे, कल्चर में आ जाओगे तो कल परसों फीलिंग आएगी, और जो फीलिंग आएगी तो तुम भी ऑल्टर होने शुरू हो जाओगे, तुम्हारे अंदर भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और तुम सब भी क्या हो राइनोसेरस में बदल जाओगे। इस तरह का एक लॉजिक और इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट जो है शायद ये डेज़ी को पता हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं डेज़ी एज़ एन फेमिनिस्ट ग्राउंड से ये नहीं चाहती थी कि वो एज़ एन फीमेल होके बच्चा पैदा करने वाली मशीन बने, ठीक है? ऐसा नहीं चाहती थी वो, ठीक है? इसी वजह से एज़ एन फेमिनिज़्म की तरफ से अगर देखेंगे तो स्टॉन्च वॉइस मिलता है एंड में फेमिनिस्ट ग्राउंड सेट किया गया है। उसे सिंपल मना कर दिया, मेरा ये काम नहीं है, मैं भी वहाँ जाऊँगा। दैट्स अगेन सिंबल ऑफ द फ्रीडम कि लिबरल थॉट है कि इसलिए नहीं हूँ कि मैं बच्चा पैदा करने के लिए हूँ, वो मत समझना एज़ एन ईव और इस तरह का कंसेप्ट। तो ऐसे फेमिनिस्ट ग्राउंड को भी यहाँ पे साफ रखा गया है, फीमेल वॉइसेस एंड स्ट्रॉन्ग रखा गया है, इसीलिए शायद मना कर दिया। पर एंड में अब रीडर को तो पता है कि बेरेंगर भी एंड में बदलेगा, कहानी में नहीं बदला पर वैसे तो हमें पता है कि बदलेगा क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल ही फेल हो गया। तो अब उसे क्या करना, या तो मरेगा या तो फिर बदलेगा। अब कब तक रेजिस्ट करेगा, पर रेजिस्ट कर ही नहीं पाएगा। एट ए टाइम एट द एंड रेजोल्यूशन जो क्रिएट हुआ था, राइजिंग एक्शन फॉलिंग एक्शन, जो रेजोल्यूशन है, ये रेजोल्यूशन हमारे दिमाग के अंदर है, वो सच है कि वो भी एंड में चेंज होगा। अच्छा, दिस इज़ फॉर द फैसिज्म। फैसिज्म क्या होता है, फैसिस्ट क्या होता है, नॉर्मल पता होगा अगर आपने पढ़ा हो। तो देखो, राइनोसेरस इज़ वाइडली कंसिडर्ड टू बी द क्रिटिक ऑफ द नाज़ी, आपको नॉर्मली। एंड दैट आयरन गार्ड भी बता रखा है एज द राइनोसेरेट इज द फंक्शन ऑफ द मेटाफर फॉर द फैसिस्ट। फैसिस्ट के लिए एज एन मेटाफर यूज हुआ है। मेटाफर मीन बेसिकली द रूपक अलंकार। और जिनको नहीं पता तो मेटाफर जब रूपक को भी पढ़ा जाता है तो मेटाफर कैसी कंपैरिजन है, मेटाफर इस तरह का कंपैरिजन है कि आप दो चीज़ को एज एन सिंबल की तरह यूज़ कर रहे हो और दोनों के बीच में एक ऊपर एक नीचे है, यानी उन दोनों के बीच में कोई सेंस नहीं होता पर फिर भी उन दोनों को आप कनेक्ट करके मीनिंग को क्रिएट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको नाजी को प्रेजेंट करना है, जर्मनी, नाजी जर्मनी को प्रेजेंट करना है, बट दैट यू आर यूजिंग द सिंबल ऑफ द राइनोसेरस, एनिमल के सिंबल को यूज करके आप नाजी और जर्मनी का कर रहे हो, वो भी राइनोसेरस का सिंबल, यानी गैंडे से आप जर्मनी के नाजी वाले कंसेप्ट को कंपेयर कर रहे हो। दोनों बहुत ही अलग चीज़ है, एक्वर्ड चीज़ है कि एकदम से कंपेयर कोई कर ही नहीं पाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा, बट स्टिल दैट यू आर कंपेयरिंग, दिस इज कॉल्ड मेटाफर। तो मेटाफर में कंपैरिजन होता है, दोनों ही अलग अलग फील्ड की चीज़ होते हैं बट स्टिल उनको कंपेयर करके एक मीनिंग को निकाला जाता है। तो इसमें देखो, जैसे टोटलिटेरियनिज्म को दिखाया गया है, किस तरह से तानाशाह डिक्टेटरशिप दिखाया गया, दैट इज उसको किस एनिमल से प्रेजेंट किया है, इस राइनोसेरस, ठीक है, राइनोसेरस से किया है। तो इसीलिए फैसिस्ट जैसे कंसेप्ट को मेटाफर के थ्रू एज एन सिंबल क्रिएट करते हुए इस राइटिंग को सामने रखा गया है। बाकी देखो, अरे इतना ज़्यादा कहानी कहानी बार बार आप पढ़ सकते हो, रोको और देख लो। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं बेसिकली। पर मैंने जो आपको बेसिक बताया दैट द फैसिस्ट और उसके बाद मेटाफर किस तरह से यूज़ हुआ है और किस तरह से एक राइनोसेरस सिर्फ एक राइनोसेरस के सिंबल के लिए यूज़ नहीं किया गया बल्कि उसी राइनोसेरस को एज एन मेटाफर क्रिएट करते हुए अलग अलग चीज़ों से कंपेयर किया है। वही राइनोसेरस मैंने आपको जैसे लास्ट स्लाइड में बताया किन अलग अलग चीज़ों से कंपेयर किया गया, उनको एक बार ज़रूर देख लेना। ये भी वही स्लाइड है सेम, है ना? आप रुको और कहानी को देखो और राइनोसेरस से टच करो, देखो कहाँ-कहाँ मैच हो रहा है, बस ये ज़रूर देख लेना आप। तो बेसिकली कुछ नहीं है, वही सब बातें आ रही है, फ़ैसिस्ट को रखा गया है जैसे कि कैन क्रॉप अप एनीवेयर बट इफ इनफ पीपल कैन बी द बेरिंगर एंड दे रिफ्यूज़ टू रेशनलाइज़ इट इन द अर्ली स्टेजेस एंड दे रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द वायलेंस दैट फॉलोज़, इट मे बी पॉसिबल टू स्टॉप इट बिफोर इट इज़ टू लेट। तो एक तरह का फ़ैसिस्ट व्यू रखा गया, अगर सभी लोग अगर ऐसे ही होने लग गए तो फ़ैसिस्ट जैसी चीज़ों को राइनोसेरस में बदलना बहुत ईज़ी होगा। पर हमें होमोसेंट्रिक को ज़िंदा रखना, अपनी तरफ से सोचना है और हम कितनी देर तक रेजिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना रेजिस्ट करोगे, एक डार्क फेज है तो कल लाइट फेज भी आने वाला है ना? अगर अभी डार्कनेस देख रहे हैं तो कल सनलाइट भी आएगी, उस सनलाइट के लिए हमें अपने आप को रेजिस्ट करना है। तो इस तरह का एक लाइफ लेसनिंग फैक्ट भी इसके अंदर डाल रखा है कि अगर कितना ही डार्क फेज क्यों ना हो, दैट यू हैव टू वेट, यू हैव टू रेजिस्ट, कि एक टाइम आएगा फॉर द सनलाइट, एक टाइम आने वाला है जहाँ हम अपने आप को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, दोबारा से हम अपने कंसेप्ट को रख सकते हैं, दैट इज इन एज ऑफ द होमोसेंट्रिक।
अच्छा, ये जो टॉपिक है दिस इज़ इम्पोर्टेंट है ना, आप सोचोगे आप छोटी से छोटी चीज़ों को हम देखना है ताकि हम एक तरह से न्यूएंस क्रिएट ना हो। अब देखो यहाँ पे एक तरह से इंडिविजुअलिटी है एंड सेकंड इज़ द कन्फॉर्मिटी। देखो कन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, हमें रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, सोसाइटी रूल्स प्रोटोकॉल उसके अकॉर्डिंग चलना है। इंडिविजुअलिटी का मतलब आपको पता होगा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपनी क्या सोच लेके चलता है, दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअलिटी। तो दोनों जगह लिख ले, एक तरफ हम लिख लेते हैं यहाँ पे बैरिंगर या बैरिंजर। ठीक है, यहाँ कन्फर्मिटी में जो बेसिक सभी रूल फॉलो कर रहे हैं वो सारे लोग आ गए, तो यहाँ पे हम सभी को ऐड करो, ऑल माइनस बेरिंगर या बेरिंजर, इसको माइनस कर दो आप। यानी सभी में से बेरेंजर हट गए इधर, वो सारे लोग जो कि समाज में करते हैं, समाज के रूल को फॉलो करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला जीन एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी के सभी रूल को फॉलो करने वाला, और एंड में वही जीन जो है कंट्रोल नहीं कर पाया और किस में बदल गया, राइनोसेरस में। तो क्या सोसाइटी के जो रूल्स हैं, जो बनाए जाते हैं रूल्स, जो कन्फॉर्मिटी हम बोलते हैं, ऐसे बंदे जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या वो वैलिड है या इंडिविजुअलिटी जैसे कंसेप्ट वैलिड है? क्योंकि हमें इसमें देखने को मिलता है दैट इंडिविजुअलिटी विंस। वैसे तो देखते हैं तो हमें दिखता है कि कन्फॉर्मिटी विन हो रहा है, पर कन्फॉर्मिटी हार रहा है। कन्फॉर्मिटी का मतलब जो रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं लोग, वो ही गैंडे में बदले हैं। और जो रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा समाज के, जैसे कि अल्कोहलिक है, जो कि नहीं है, सोफिस्टिकेशन के अंडर नहीं आता कि तुम सोफिस्टिकेटेड इंडिविजुअल नहीं हो। अल्कोहल पी पी के तुम ऑफिस में जा रहे हो और आ रहे हो, ये सब नहीं है, ये प्रोटोकॉल्स में नहीं है, सोसाइटी के रूल्स में नहीं है। बट स्टिल जो है बैरिंगर वो एंड में ह्यूमन अप्रोच की तरफ मूव हो रहा है, और जो कन्फॉर्मिटी है, जो रूल्स से चल रहे हैं, वो राइनोसेरस की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ये एक परफेक्ट चीज़ है। बाकी आपको इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले ये जो मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, वो सुनना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ इसे रोक के देख सकते हो। बाकी मैंने आपको मेन चीज़ बताया, एक बोल्ड क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे, दैट इंडिविजुअलिटी या फिर दूसरी तरफ कन्फर्मिटी। अब आपके ऊपर है कि इंडिविजुअलिटी की तरफ मूव होते हो, इट मीन दैट जो इसमें जो है वो बैरिंगर वो सही है जो कि प्रोटोकॉल्स को नहीं फॉलो कर रहा था, या फिर हम बोल सकते हैं कन्फर्मिटी यहाँ पे विन करती है। और यहाँ से अगर मेरे चॉइस से, अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछा जाए तो यस, इंडिविजुअलिटी यहाँ पे जीतती है। वैसे तो हार रही है, अकेला बच गया, पर स्टिल रेजिस्ट कर रहा है, इतनों को रेजिस्ट करना, इट मीन दैट 99% को आप रेजिस्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब इंडिविजुअलिटी यहाँ पे विन हो रही है, और वो बेरिंगर उसका प्रूफ है। तो सेम कहानी आप रोको और पढ़ो। ठीक है, बाकी आपको रोकना है, नहीं तो फिर आप सिंपल पीडीएफ के लिए भी जा सकते हो। देखो अब पीडीएफ चार्जेबल है। अब मिनिमम जो चार्ज है दैट इज़ 150, इसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा अगर पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, तो ₹150 आपको करना पड़ेगा। वो एंड में स्लाइड में मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या है, क्योंकि टीम इतना मेहनत करती है, अलग अलग जगह से मटेरियल निकालती है, फिर उसके बाद मेरे भी कुछ चार्जेस एज बीइंग द टीचर मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, तो उसके ही रिगार्डिंग जो भी है, जैसा भी पैटर्न है, ठीक है, आप उसके लिए एंड में जो नंबर है उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो, तो वहाँ से आप निकाल के इसको पढ़ सकते हो। नहीं तो सिंपल है, आप यहाँ पे स्लाइड को रोको और देख सकते हो। अच्छा, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे। देखो इज दैट एस्केपिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वायलेंस नॉट सो इंपॉर्टेंट। देखिए रहा है राइनोसेरस कैसे उठा रहा है, और जो कैट है ना, राइनोसेरस के थ्रू आप वायलेंस को एक्सप्लेन कर सकते हो। मोरालिटी अभी हमने पीछे देखा कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, दैट्स द सोशल कोड। अगर आप समाज के, सोसाइटी के अगर कोड को अगर कोड को फॉलो कर रहे हो, तो इट मीन दैट यू आर द मॉरल। आप मॉरल हो, आप नैतिक हो, यानी आप सब कुछ समझते हो। अब समाज के एक बिल्कुल एक पर्टिकुलर एक परफेक्ट इंडिविजुअल हो, तो दैट इज कॉल्ड दी मोरालिटी। पर यहाँ मोरालिटी जीती नहीं है। देखो मोरालिटी के ऊपर एक बोल्ड क्वेश्चन रेज कर रखा है कि मोरालिटी यहाँ पे जीती ही नहीं है किसी एंगल से, क्योंकि उस मोरालिटी को जो समाज के जो कोड को फॉलो करते थे वो सारे लोग राइनोसेरस में बदल गए। तो यानी क्या ये जो सोसाइटी के जो कोड होते हैं, समाज के जो रूल्स होते हैं, उसको जो फॉलो करने वाले लोग, क्या वो बहुत ही ज़्यादा मीक टाइप के क्रीचर होते हैं? क्या वो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, कि उनको कभी भी उनके ब्रेन वॉश करके उन्हें कहीं भी मोल्ड किया जा सकता है? या फिर इंडिविजुअलिटी, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ही बताया, इंडिविजुअलिटी कंसेप्ट है कि अपने उससे समझना, अपने परख से देख के चलना, सब्जेक्टिव एसेंस रखना, ऑब्जेक्टिविटी की तरफ मूव ना करना, इस तरह के कंसेप्ट को रेज किया गया है। एस्केपिस्ट, देखो एस्केपिस्ट हम स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में ही जो है, जो हमारा कैरेक्टर है दैट इज कॉल्ड दी बैरिंगर, वो एस्केपिस्ट में चल रहा है। अल्कोहल इज अगेन सिंबल ऑफ द एस्केपिज्म। अगर आप अल्कोहल ले रहे हो, इसका मतलब आप दुनिया को अलग एंगल से देखना चाहते हो, इट मीन दैट यू आर seeing the world in third dimension, क्योंकि आप नहीं फेस करना चाहते हो, आप सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर जाके देखना चाहते हो।
ऑब्जेक्टिफिकेशन यानी जैसा समाज दिख रहा है वैसे उसे तोलना, सब्जेक्टिव का मतलब उसी चीज़ को अपने एंगल से देखना। तो सब्जेक्टिव को जिताना है अगर ऑब्जेक्टिविटी से, तो आपको एस्केपिज़्म की तरफ मूव करना ही पड़ेगा, और एस्केपिज़्म की तरफ मूव करने के लिए नशा, है ना? अल्कोहल, अल्कोहल पीने के बाद तो सब कुछ बढ़िया ही लगता है, तो वो सब्जेक्टिव एसेंस जागने लग जाता है, तो दैट इज़ द सब्जेक्टिविटी। तो एस्केपिस्ट हमें व्यू दिख रहा है और इसी एस्केपिज़्म में इसने विन-विन फेज़ को गेन किया है। सच में जो एस्केपिज़्म है उसी ने होमोसेंट्रिसिज्म को बचाया, यानी ह्यूमन क्वालिटीज़ को बचाया है। तो ह्यूमन क्वालिटीज़ को बचाने वाला एस्केपिज़्म है। समाज के रूल को अगर आप फ़ॉलो नहीं करते हो, अगर इन सब चीज़ों को नहीं मानते हो, तभी आप बच गए। तभी आप बड़े-बड़े जो लीडर्स हैं, बड़े-बड़े जो शार्क घूम रहे हैं इस फ़ील्ड में, यानी राइनोसेरस है बेसिकली इसमें, उसके चपेटे में नहीं आए आप। ठीक है? दैट इज़ द एस्केपिज़्म। बाकी मैंने आपको समझाया, बाकी आप स्लाइड को रोक के देख सकते हो, यही सब कहानी है और इतना तो बहुत कम है। मैंने थोड़ा आपको ज़्यादा बताया ताकि आप एक अच्छी तरह से उसको लिख के आ सको। ये उसी का कंटिन्यूएशन है, बस रोको और आपको पढ़ो आराम से बैठ के। ठीक है, आराम से बैठो और देखना है, बस ओनली गो थ्रू होना है आपको। बाकी जैसे मैंने बताया आपको उसको ज़रूर लिख के आना है, क्योंकि स्लाइड में क्या है ये आप देख सकते हो। और बाकी समझ भी कुछ जिनको कुछ लाइन्स नहीं मिल रही वो कुछ लाइन्स यहाँ से उठा सकते हो, तो उनके लिए ज़रूरी है। बाकी अगर आप बहुत ही उसमें हो, जल्दीबाजी हो, पेपर से 4-5 दिन पहले ही देख रहे हो, वैसे तो 4-5 दिन पहले वाले इस चैनल पे आते ही नहीं है। पर अगर स्टिल अगर आप आए हो ऐसे टाइम पे, तो आप जल्दी-जल्दी फटाफट मूव हो, स्लाइड को भी मत रोको, जो मैंने बोला है बस उसको सुनो और जाओ। देखो ये वाली जो स्लाइड है, अब यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है जो आपको समझना है। सबसे पहले देखो राइनोसेरस को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक सबसे मेन चीज़ है जो कि आपको स्लाइड में देखने को मिल जाएगी सेकंड लाइन में, दैट इज़ द बेसिकली जिन्होंने ऐसे कांसेप्ट को उठा के रखा। तो एक्जिस्टेंशियलिज्म क्या है? और ऊपर आप देखो हेडिंग, दैट इज द ऑथेंटिसिटी वर्सेस कंफर्मिटी। ऑथेंटिक मतलब आप कितना पर्टिकुलर उस चीज को लेके 100% श्योर हो, दैट इज योर दैट ऑथेंटिसिटी। इट मीन ये ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स सोसाइटी और टुवर्ड्स इंडिविजुअल, या हर चीज़ को लेके दैट योर इन्फॉर्मेशन इज ऑथेंटिक और नॉट, इट मतलब 100% श्योर हो के नहीं। अच्छा, कंफर्मिटी का मतलब क्या है? जो आप रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो, इट मीन दैट यू आर मूविंग विद द सोशल ऑर्डर, दैट इज द कंफर्मिटी। एन एग्जिस्टेंशियल स्टडी, तो एन एग्जिस्टेंशियल स्टडी ऑफ यूजीन आइनस्कोस राइनोसेरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी के उससे आपको नंबर जो है आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर बात आती है। एग्जिस्टेंशियलिज्म है क्या? इज द फॉर्म ऑफ फिलोसफिकल इंक्वायरी, ये एक फिलोसफिकल इंक्वायरी है, ये जरूर समझना आप, दैट एक्सप्लोर द इशू ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अच्छा, इशू ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इसको जो डील करता है, तो इशू ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस फिलॉसफी है, ध्यान रखना। तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को जो उनके इशू को, यानी इंसान का जो है एग्जिस्टेंस, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, इंसान का रहना और उसकी ह्यूमन का एग्जिस्ट करना, इसका कितना इम्पोर्टेंस है, वो एग्जिस्टेंशलिस्ट जो फिलोसोफर है वो इन्हीं क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि मीनिंग क्या है, पर्पस एंड द वैल्यू ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है और वैल्यू क्या है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशलिज्म। अच्छा, इसमें सिंपल हमें दिख रहा है स्टार्टिंग से लेके अप टू द एंड कहानी में ये जो है पीछे से स्ट्रॉन्ग प्लॉट, दैट इज स्ट्रॉन्ग प्लॉट। वैसे हमने पढ़ा है कि प्लॉट वीक होता है, पर एग्जिस्टेंशलिज्म फील्ड से अगर हम पहुंचते हैं तो कहानी में ये देखने को मिल रहा है कि ह्यूमन क्वालिटीज़ को अप टू द एंड किसने जिंदा रखने की बात रखी है। और हम देखते हैं बिल्कुल रेजोल्यूशन, बिल्कुल एंड पॉइंट पे, क्लाइमेक्स के बाद भी, कि वो अब तक मैनेज कर रहा है, कि वो अब तक रहेगा कौन, यानी बेरेंगर। वो ह्यूमन क्वालिटी को लेके अब तक जो है एज एन ग्रीन फ्लैग वो दिखाता रहेगा कि हाँ भाई ह्यूमन है, दैट इज द एग्जिस्टेंशियलिज्म। इस तरह के क्वेश्चन को उठाएगा, दैट इज द परफेक्ट थिंग जो आपको जरूर लिख के आना है। द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द ऑथेंटिक इंडिविजुअल अगेंस्ट द कलेक्टिव, कि एक इंडिविजुअल कलेक्टिविटी की तरफ किस तरह से ऑथेंटिक है कि नहीं है, स्ट्रगल दिखा रखा है बिल्कुल। Ionesco sought to convey the beautiful, ridiculous, and the horrible aspect of the individualized human life in both the comic and the tragic. बहुत खूबसूरत line. In this play that he accomplishes tasks to reveal these aspects by exposing how an individual is ensnared by the glitches and the lies of the language, cultural conventions, political conformance, and philosophical idealization. टेप लो लाइन, कॉपी पेस्ट करो, बहुत ही प्यारी लाइन है कि इंडिविजुअल को रखा गया है कि लैंग्वेज के आधार पे, जैसा हमने देखा एंड में, वो अब किसके साथ बात करेगा। उसके बाद कल्चरल कन्वेंशंस के इसके ऊपर, कि कल्चर क्या इतने वीक पड़ जाते हैं कि भाई कल्चरल ग्राउंड नहीं सपोर्ट नहीं करा और कुछ नहीं सोचा, अब तक वो ह्यूमन थे, इतने सालों से ह्यूमन रहे हैं वो, अभी से नहीं, मतलब कितने साल से ह्यूमन है। और इतने साल से ह्यूमन होने के बाद एक सिंपल सी चीज़ आई और कल्चर के रूट्स जो है वो अप्रूट हो गए,
जो रूटेड थे वो अपरूट उखड़ गए और सीधा राइनोसरस में बदल गए। पॉलिटिकल कन्फॉर्मिस्ट, क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इतनी ऊपर है कि उसने ह्यूमन को चैलेंज कर दिया। एंड फिलोसफिकल आइडियलाइजेशन इसमें दिखा रखा है, जैसे फिलोसफी ऑफ द एग्जिस्टेंशियलिज्म। बहुत ही अच्छी लाइन। तो बस ना है, ठीक है। द प्ले इज एन एलिग्री, एलिग्री है बिल्कुल, एक्सटेंडेड सिंबल है ऑफ द एब्सर्डिटी ऑफ द इंडिविजुअलिज्म, एब्सर्डिज्म को भी दिखा रहेगा। द लिविंग द फियर ऑफ द डेथ एट द कांस्टेंट डिजायर द मीनिंग इन द मीनिंगलेस यूनिवर्स। वाओ गुड है ना, कि किस तरह से थिएटर ऑफ एब्सर्ड को हम बोलते हैं इट्स अ मीनिंगलेस। जो एब्सर्ड का मतलब क्या है, देयर इज नो मीनिंग बट स्टिल देयर इज अ मीनिंग। और वो मीनिंग इतना मुश्किल होता है कि उसको पकड़ना, क्योंकि मैंने बोला वो स्प्लिट ऑर्डर में घूमती है, वो डिफ्यूज्ड ऑर्डर में घूमती है, उसको एक तरह से एक प्रॉपर ऑर्डर की तरफ ले जाना बहुत मुश्किल होता है। द प्ले इज ए डायट्राइब अगेंस्ट द ऑपरेशन एंड द टेरर ऑफ द नाजी स्टेट। बिल्कुल, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हैव बीन ऑफर्ड बाय द टाइटल वर्ड राइनोसरस, बहुत ही खूबसूरत। रिटन द यूनिवर्सल पैराबल ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द कन्फॉर्म, इसको उठाया गया है, पैराबल है, ठीक है। ठीक है, अब नॉर्मली सी बात है कि पैराबल के ऊपर है। पैराबल एक छोटी सी कहानी होगी जिसमें कि एक मॉरल लेसन दिया जाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द पैराबल। नाजी की आइडियोलॉजी दिखा रखी है, एनिमल इंस्टिंक्ट दिखा रखे हैं जो कि इंसानों के अंदर होता है, हम हैं तो जानवर आखिर। तो वो होता है थोड़ा सा, उसे बाहर से हल्का सा एक टच देना होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट देना होता है कि वो हैवानियत अंदर से निकल के बिल्कुल सामने आ जाती है। दैट इज अगेन द राइनोसरस। फिर वही है, उसी ने धमाल मचा रखा है। जो इसमें सोसाइटी के रूल को फॉलो नहीं कर रहा उसी ने कर रखा है। यहाँ पे लॉजिक जो है वो ज़रूरी है लाइफ के लिए, पर स्टिल वही लॉजिक वाले को देखा गया तो देखा गया लॉजिकल जो मैन है वो उसके सर पे जो है वो कैप है, यानी लॉजिक वाले सबसे पहले पकड़े जाते हैं। ऐसे गेम में जो ज़्यादा ही लॉजिक लगाते हैं, ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं, उनको सबसे पहले पॉलिटिकल एजेंडा में जिनको पकड़ना होता है ऐसे से कोई पकड़ा जाता है और वो बाकियों का बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी राइनोसरस में बदलने लग जाते हैं। ठीक है, तो जाना यूनेस्को shows the existential concern, the true meaning lies responsible rather than conformity। वही सारी बातें लिख रही है, he loses his sense of the true existence and deteriorates into solitary and the non-entity which is obviously a primary target of the rhinoceros। सिंपल मतलब क्या है, the true existence को deteriorate कर देना, जो आप सच में हो उसको ना मान के आप एक तरह से उसी धारा में बहते जा रहे हो। By the end of the first scene, the Act 2, many of the citizens have already transformed into the rhinoceros। एक्ट टू की शुरुआत जैसी होती है तब तक बहुत सारे राइनोसरस में बदल चुके होते हैं। एक्ट टू में बेरेंगर विटनेस द मेटामॉर्फिज्म ऑफ द जीन, जीन का भी मेटामॉर्फिज्म है। अच्छा, मेटामॉर्फिसिस यानी चेंज होना, गुण बदलने लग जाना, उसके आउटवर्ड लुक में भी बदल जाना। ठीक है, काफका की, फ्रेंड्स काफका को आप जानते हो, उनका एक फेमस वर्क था मेटामॉर्फिसिस। ठीक है, बहुत ही इमोशनल और बहुत प्यारा वर्क है। ठीक है, अगर मौका मिले तो पढ़ना। और फिर ये वर्ड जो है, सोचो ये वर्ड उस मेटामॉर्फोसिस से इतना फेमस हुआ उनकी राइटिंग से, राइटिंग का नाम ही है मेटामॉर्फोसिस, उसमें एक कीड़े में बदल जाता है एक सेंट्रल कैरेक्टर। ठीक है, तो वो इतना फेमस हुआ कि फिर वैसे यूज़ होने लगा, और वही मेटामॉर्फोसिस यहाँ यूज़ किया गया कि एक इंसान जो है वो गैंडे में बदल गया, उसमें वो एक बहुत ही अजीब क्रीचर में बदल जाता है, जो मेटामॉर्फोसिस लिखा था फ्रेंस काफका ने। ठीक है, तो पढ़ सकते हो अगर आपके पास बाद में कभी टाइम हो तो आगे चलते हैं हम। तो ये जो होल प्रोसेस अब बता रखा है इन जो स्लाइड में है, सब कुछ है इसमें। आप रुक के अगर देखोगे तो आपको बहुत कुछ मटेरियल, इतना आंसर राइटिंग मटेरियल मिल जाएगा कि आप बस कोई सा भी हो आप सिंपल एज इट इज़ आप लिख के आ सकते हो। जैसे कैन नॉट बी मेटामॉर्फोसाइज, लास्ट में वो मेटामॉर्फोस नहीं हो रहा था क्योंकि दैट बियॉन्ड द मोरालिटी ह्यूमैनिज्म इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड द राइट, सबको हटा के उसने अपने आप को मेटामॉर्फोसिस होने ही नहीं दिया, बदलने ही नहीं दिया अपने आप को। The real danger lies in the automatism of the machine, but in the automatism of the passion, desire, and the evil instinct which is reflected by the ideology like the Nazism। Evil instinct हम सबके अंदर होता है, ऐसा कोई ह्यूमन नहीं है जिसके अंदर evil instinct नहीं है, but still उसका एक जगह accumulation नहीं होना चाहिए, वो एक जगह आके वो आपस में bind ना हो, वो एक जगह आके मैग्नेटाइज्ड ना हो। अगर वो होने लग जाए तब वहाँ से वो जो है वो मूव करना शुरू कर देती है, और वहीं पे ह्यूमैनिटी जो है वो कहीं न कहीं सप्रेस होना शुरू कर देती है, जो उसमें देखने को मिलता है राइटिंग में। अब यहाँ है is to fit in showing the draw to become a rhinoceros। ionesco illustrate how absurd and the dangerous can be through the relationship between the Bering and the Daisy। the ionesco shows the failure in the love relationship, के पूरा failure बिल्कुल साइड लगा रखा है। Love that belongs to the domain of the irrational has now become a product of the bourgeois mind। Mind obsessed with the logic and the conformity। Mind हमेशा logic और conformity की तरफ ही लेके जाता है, और वहाँ पे डेज़ी ने एंड में माइंड को की साइड से सोचा, उसने अपने हार्ट को ऐसा नहीं दिया। एंड दे
isolation by feeling the love for each other, and the soon the daisy weakens and the lack stamina and the self-confidence result in the unresting attitude. और उसके बाद एक आधे ट्रम्पटिंग and the rhinoceros fascinates her Daisy. They are singing. The Beringer, they are roaring, I tell you. Daisy, you are mad, they are singing. तो जो बैरिंगर को रोरिंग लग रहा था कि कोई घूं घूं गुर्रा रहा है, कुछ अजीब सा है, घटिया सी आवाज़ है, वही डेजी को सिंगिंग में बदला। तो वो बड़ा अच्छा है ये। ठीक है, इस तरह का ये आप इसको लिख के भी आ सकते हो। तो रोरिंग बिकम्स द सिंगिंग फॉर द डेजी। तो किस तरह से ह्यूमन का जब कॉन्फिडेंस खत्म होने लग जाता है, अपने पार्टनर से विश्वास उठने लग जाता है, तो वो ही रोरिंग किसी और का दैट बिकम द सिंगिंग, वही सिंगिंग में बदल जाता है। तो यहाँ पे इस तरह का कंसेप्ट, ये सच में रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ बहुत कुछ होता है। Power based monism, the rhinoceros movement is life for the Beringer know that the clings in an inconsistent manner of the individualism. Beringer exhibits the existential choice, एंड में existential choice को उसने रखा, मेंटेन रखा। बैरिंगर को इसलिए हम बोल सकते हैं दिस मेक्स द बैरिंगर एज द सेंट्रल हीरो, दैट इज द हीरो ऑफ द राइटिंग। और डिस्पेयरिंग क्राई सिग्निफिकेंट सब यहाँ बदल गए, बट स्टिल वो जो है वो अपने उस पर मेंटेन रहा। इट मीन दैट यू आर चैलेंजिंग दिस सोसाइटी, समाज को चैलेंज कर रहे हो तुम, समाज के अगेंस्ट मूव कर रहे हो। अगेंस्ट क्या, वो तो समाज के लिए ही खड़ा था, पर समाज ही ऐसे घूम गई। तो सोसाइटी चेंज होती है और फिर इंडिविजुअल चेंज होते हैं, इंडिविजुअल चेंज होते हैं तो सोसाइटी चेंज होती है। फिर इसी तरह का ये साइकिल चलता रहता है। एक इंडिविजुअल आएगा, वो बदल बदल देगा समाज को, समाज उस रूल को, नया रूल अपने आप को रिवाइव करेगी, सो कॉल्ड अपडेट। फिर उसके बाद वो सोसाइटी अपने आप अंदर कुछ बदलाव धीरे धीरे लाएगी, फिर उसमें से कोई एक हट के आएगा, वो बदला हुआ आएगा, वो फिर समाज को बदलेगा। ये साइकिल मूव होता रहता है। पर स्टिल ऐसे में सोसाइटी क्या होती है, मेजॉरिटी की तरफ होती है। अगर 90% से अबव अगर लोग अगर ऐसे हैं, दैट इज़ द सोसाइटी। बट स्टिल अगर एक सोसाइटी से बिल्कुल डिफरेंट होता है, दैट इज़ द यूनिक एंड दैट मेक्स द हिस्ट्री। अब ये है बिल्कुल समझ आएगा ट्रेजिक कॉमेडी मतलब ट्रेजेडी प्लस द कॉमेडी। कॉमेडी का सेंस अब मैंने आपको बताया कहाँ से उठाना है। ट्रेजेडी सच में इज़ अ रियल ट्रेजेडी कि किस तरह से एक तो फ्रेंच राइटिंग है, ऊपर से आयरन गॉड का यूज़ किया गया है यहाँ पे, रोमानिया वाला जो कंसेप्ट आया। आप सब कुछ मिक्स करके लिख सकते हो। बस आपको एक ट्रेजिक वाला स्टैंड एक तरफ आपको मेंटेन रखना है, दूसरी तरफ कॉमेडी, एंड में ट्रेजिक कॉमेडी को मिक्स करना है और फिर बताना है इट्स अ ट्रेजेडी ऑफ द सेंट्रल हीरो। सच में जो डेज़ी जिसका लव उसके साथ बहुत ही वो था, जो आई थी उसके पास के बल्ब ना आ रखा हो, एट द एंड जब सब कुछ हो गया पर फिर डेज़ी ने साथ छोड़ दिया, दैट मेक्स द ट्रेजेडी ऑफ द सेंट्रल हीरो। यहाँ तो दोस्त भी चला गया, सब चले गए, स्टार्टिंग जो था वो बिल्कुल सही था, पर धीरे 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 दैट मेक्स द ट्रेजेडी। और यहाँ पे ट्रेजिक कॉमेडी ही है ये एक तरह की, है ना, क्योंकि ट्रेजेडी क्रिएट हो रही है एंड में डेथ सीन नहीं है, बट से द राइनोसोरस में बदलना इज द डेथ ऑफ द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का डेथ होना, एनिमल में बदलना एक ही बात है। तो दैट सेंस दैट यू कैन से इज अ ट्रेजिक कॉमेडी। बाकी जो मैंने बता दिया, ये कहानी मैंने कई बारी ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ये इसमें जो लिखा हुआ है बस आप रोक के एक बारी रीड कर लेना। ठीक है, बाकी आपको समझ आ ही जाएगा। आर्यन की सुप्रीमेसी ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी अगर कोई भी हो नीचे कमेंट जरूर किया करो, अपना नाम लिखो, यूनिवर्सिटी का नाम भी नीचे डाल दिया करो कि इस यूनिवर्सिटी से है। अगर कोई स्पेशल अगर रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ नीचे डालो, वो ज़रूर मैं कवर करूँगा उसे। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन उठाया है बहुत अच्छे वाला, सिविलाइजेशन वर्सेस डिस्ट्रक्ट। सिविलाइजेशन आई और गई, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन गई, अब क्या वजह थी वो तो अलग अलग है, फ्लड या अर्थक्वेक या फिर मलेरिया, कोई सी भी वजह हो सकती है। बट सिविलाइजेशन का एंड जो है इसमें दिखाया गया है, दिस इज हाउ द सिविलाइजेशन एंड। इस तरह से सिविलाइजेशन और कल्चर जो है वो स्ट्रैंगुलेट होती है। कुछ लोग बदलेंगे, उनको देख के और कुछ बदलेंगे, उनको देख के और कुछ बदलेंगे, धीरे धीरे परसेंटेज 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 तक पहुंच जाता है। फिर उन्हीं 90 लोगों को, अगर 100 में से परसेंट में बात करते हैं, उन्हीं 90% को, वो जो बाकी रेस्ट ऑफ 10% बचे हैं वो पागल लगने लग जाते हैं। और वही जो 10% है वो जो कल्चर को लीड कर रहे हैं, वो पागलपन लेके चलते रहते हैं अप टू द एंड। उसमें भी वो 90 से 95 पहुंच जाते हैं। 5% पागल जिन्हें बोला जाता है, पर वो पागल नहीं होते, वो रियल प्रेजेंट करते हैं कल्चर को। वो उनके अंदर कल्चर एग्जिस्ट करता है क्योंकि उनको पता है वो किस वे में है। पर अप टू द एंड वो 5% 95% को नहीं संभल पाते और वही 95% बिकम द सोसाइटी। और इस तरह से जो पहली सिविलाइजेशन थी जिसके 5% लोग लगे वो खत्म हो गया, एंड दिस इज द इमर्जेंस ऑफ द न्यू सिविलाइजेशन। एक नई सिविलाइजेशन जन्म ले लेती है, एंड जो पुरानी वाली है दैट इज ऑन द डिस्ट्रक्शन फेज। तो जब भी डिस्ट्रक्शन फेज आता है उसके बाद एक नई सिविलाइजेशन आती है, पर ये सिविलाइजेशन का डिस्ट्रक्शन है।
यहाँ पे कंसेप्ट कुछ और भी है, एक और, कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइज्ड का मतलब क्या है, आप रूल्स को जानते हो, आप समाज में रहते हो, एक प्रोटोकॉल की तरफ चलते हो, दैट मेक्स द ह्यूमन डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल। यही है कि हम इंसान एनिमल से डिफरेंट है, बिकॉज वी हैव द रूल। हमारे पास रूल है, लॉ है, एग्जीक्यूशन है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, एक हमारे प्रॉपर ऑर्डर होता है कि ये सब कुछ, वो ऑर्डर लॉ सब कुछ हट जाए, दैट इज द एनिमलिज्म। और यही एनिमलिस्टिक जो फीचर है, दैट मेक्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइजेशन। इतना ही अब बाकी आप अपने अंदाज से जरूर लिख देना इसमें। द नेक्स्ट स्लाइड इज ऑफ द विल पावर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब विल पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को टकराया गया है यहाँ पे। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विल पावर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर स्टिल थोड़ा सा पढ़ लेना। विल पावर हमने देखा है, बैरिंगर जो है वो एंड तक विल पावर पे मूव कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैरी ऑन कर रहा है एंड में कि हम ह्यूमैनिटी को वो जिंदा रखेगा। एनिमल इंस्टिंक्ट को वो मार के बैठा है, बट स्टिल सभी ने अपने एनिमल इंस्टिंक्ट को निकाल के बदल लिया है। तो ये कंसेप्ट है विल पावर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये उसी का एक्सटेंशन है, एक बार देख लेना आप। अच्छा, दिस डिफाइंस, इट मीन दैट यू आर डिफेंडिंग, तुम डिफेंड कर रहे हो, इट मीन द एनिमल इंस्टिंक्ट को तुम डिफेंड कर रहे हो, तुम रेजिस्ट कर रहे हो, तुम उसे बढ़ने नहीं दे रहे, बीस्ट जैसी क्वालिटी को जो कि इंसानों के अंदर शुरू से ही है। और वर्सेस द कन्फर्मिज्म, अब वो कन्फर्मिज्म का, अच्छा ये सिंपल सा यहाँ पे रिलेशन है। अगर आपका डिफियंस या डिफाइंस या फिर रेजिस्टेंस, अगर आपका रेजिस्ट वीक पड़ने लग जाएगा तो, यानी देखो सिंपल सी यहाँ पे बात है, कन्फर्मिज्म का मतलब क्या, जो रूल ऑर्डर से जो लोग चल रहे हैं, दैट इज द कन्फर्मिज्म। अच्छा, ये जो कन्फर्मिज्म है, इस कन्फर्मिज्म में यानी रूल और ऑर्डर में जो आप चल रहे हो समाज के, अगर इसमें कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आने लगे और अगर आपकी रेजिस्टेंस वीक होने लग गई, तो आप कहीं ना कहीं किस में बदल जाओगे, एनिमल जैसे उसमें। पर यहाँ पे दिखाया गया है कि जो कन्फर्मिस्ट थे, जो सोसाइटी के रूल को फॉलो कर रहे थे, जो लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, वो ही जो है डिफाइन यानी रेजिस्ट कम कर पाए। यानी ये मैं बोल सकता हूँ, जो कन्फर्मिस्ट थे, वो उन्हीं का ही रेजिस्ट फैक्टर बहुत वीक हो गया। और जो नॉन कन्फर्मिस्ट थे, यानी जो नॉन कन्फॉर्मिस्ट थे, उनका रेजिस्टेंट और रेजिस्ट कैपेबिलिटी ऊपर थी। जैसे बैरिंगर कन्फर्मिस्ट नहीं था, ऑर्डर ऑर्डर कुछ नहीं फॉलो करना, पर देखो रेजिस्ट क्वालिटी देखो कितनी ऊपर है। और कन्फर्मिस्ट, सिंपल सी बात है, जो रूल ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, रेजिस्ट वैल्यू बिल्कुल खत्म, तो ऑलमोस्ट जीरो, जिसने कि उसे एनिमल इंस्टिंक्ट पे मूव कर दिया। इस तरह से आप समझ सकते हो। अच्छा, यहाँ पे इन रखा गया है दोबारा से, इट्स अगेंस्ट द डॉगमा एंड द यूजीन आयनस्को, कि किस तरह से इंडिविजुअलिज्म जैसे कंसेप्ट, तो वही वाला सेम कंसेप्ट है, वही आपको आंसर लिख के आना है। बाकी मैंने आपको बोला है स्लाइड रखो, और काफ़ी मटेरियल आपको मिलेंगे, उन सारे मटेरियल को उठाओ और लिखना शुरू कर दो, या फिर समझ लो, है ना, पेपर में तो लिखना ही है। ठीक है, सिंपल, गो फॉर द वर्ड्स, और सिंपल उसे देखो और नोट कर लो, समझो, और ये लिख के आना है आपको एग्ज़ाम में। अब ये वाली जो स्लाइड है, द मीनिंग ऑफ लाइफ इन आयनस्कस राइनोसेरस, ये अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन एक काम करना, इसे तुम कर लेना, सिंपल है। द मीनिंग ऑफ लाइफ अगर नहीं मिलता तो गो फॉर द गूगल करो द मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, आयनस्को के राइनोसेरस में आपको ये देखना है, बहुत ही सिंपल है। और अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, अगर जैसे मैंने बाकी स्लाइड में आपको बता रखा है, उसमें से कुछ कुछ डिटेल्स उतारनी है और देखना है जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, और उसके थ्रू आपको लिख सकते हो बहुत बेहतरीन। बाकी मुझे व्हाट्सएप पे इसके आंसर को आप लिख के शेयर कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो नीचे। फाइनली यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है, और इसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या, अगर कुछ कमी लगे तो प्लीज़ यार नीचे कमेंट जरूर करना। कमेंट तो बहुत कम बच्चे करते हैं, तो कमेंट ज़रूर किया करो और शेयर भी कर दिया करो। और बाकी इस अब से जो है वो पीडीएफ जो है वो चार्जेबल होगा, हमारी जो टीम है उसके कुछ चार्जेस लगे, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है इसमें से जितने भी एलिमेंट उन सबको निकालना। बाकी ये ईमेल आईडी है मेरी, अगर स्पेशल अगर आपको नोट्स वगैरह, व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे भी आपको मिल सकता है। बाकी कितने चार्जेस हैं उसके लिए आप इस मेल आईडी पे आप वो कर देना, या फिर मुझे एक काम करना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ये फेसबुक आईडी है, टेलीग्राम आप चैनल ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे भी आपको जो वीडियो की लिंक्स वगैरह है वो सब मिल सकती है। और थैंक यू सभी को।